बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है, मौसम खुशगवार है और ये खुशगवार मौसम ऑब्वियसली आपके मूड पर भी खुशगवार असरात मुरतब कर रहा होगा। तो मौसम खुशगवार होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मैं बार बार कहती हूँ, बढ़ जाती है, क्योंकि हम लाहौरिये खुशगवार मौसम हो तो टिक के नहीं बैठते हैं, अपने आप को महदूद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। वेदर अपडेट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश के इम्कानात हैं? मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो रात के वक्त बारिश हुई उससे मौसम जो है आज खुशगवार हो गया और आज बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जो है वो दिन भर जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ जो है गरज चमक के साथ शाम के वक्त जो है वो शहर में बारिश हो सकती है, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार होगा। और पिछले दिनों जैसे मौसम और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ था, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया था, आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान नहीं है। और सुबह के वक्त भी जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब 77% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद ही रहेगा, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ भी जो है वो बारिश के इम्कान। ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। वेदर अपडेट्स क्या हैं आप हमें बता रहे थे। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। करेंसी रेट्स आपने जान ली। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी क्या है, सबसे पहले आपको वो बताऊं। फ्लोर मिल्स ने नए निरखों का ऐलान कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा। आइसोलेशन रूम्स ना बनाए गए तो काम बंद कर देंगे, यंग डॉक्टर्स की धमकी। पीएचए को मिलने वाली ग्रांट में 20 करोड़ की कटौती, तनख्वाहें खतरे में पड़ गई। और लेस्को माली बहरान का शिकार, रिकवरी की शरह 80%। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? दुरे नायाब, ये मौजूदा हालात पे सबसे पहले मैं आपका एक कमेंट चाहूँगी। हालात कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे, जैसा कि अभी हम प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और हम बहुत ईजी होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें आप, एक दिन में जो अमवात की शरह कल 138 से भी साइज ज़्यादा थी, तो हम स्पाइक कल जो वर्ड यूज़ करते रहे हैं हमेशा प्रोग्राम्स में, वो इसलिए करते रहे हैं। और सेकेंडली अब हालात ये हैं कि डॉक्टर्स के बाद, पुलिस के बाद, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बाद सरकारी अफसरान और सरकारी इदारे अब इसके टॉप का शिकार है। और बल्कि इतलात तो ये भी हैं कि शायद सिविल सेक्रेटेरिएट में भी एक हंगामी हालत को नाफिज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से कोरोना के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त PND बोर्ड जो है वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है सारे अफसरान और मुलाजमीन की, तो हालात तो इस कदर ख़राब है। लाहौर शहर में ये आने वाले दिनों में जिस तरह हम ईजी होते जा रहे हैं, कल इतने हालात ख़राब थे कि मार्केटों में तो रश जो था ही था, पब्लिक प्लेसेस पे, उसके अलावा जो आपके ड्राइव थ्रूज हैं मुख्तलिफ आउटलेट्स पे, जिस तरह आप पहले भी प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, वहाँ पे कतारें लगी हुई थी और इतना रश था कि आपको जगह नहीं मिल रही थी। मैंने एक आइसक्रीम पार्लर पे देखा, उसकी छोटी सी विंडो ओपन थी और उसके बाहर कम से कम 20 लोग खड़े थे और 20 लोगों के अंदर मुश्किल से आधे फुट का फासला होगा। इतना भी डिस्टेंसिंग का मुजाहरा नहीं किया जा रहा था और बंदे पे बंदा जो है वो चढ़ के आइसक्रीम ले रहा था। जब ये हालात होंगे
तो ये तो पीक पकड़ेगा और इसके हालात मजीद मुख्तूश होंगे। हालात सिर्फ यही नहीं है, आप दूसरी तरफ देखें कि डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं, फिर उन्होंने काम बंद करने की धमकी भी दे दी है। हमारी हेल्थ कैपेसिटी का तो आपने देख लिया हालत। हम जो पहले कहते आ रहे थे कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे ये बोझ पड़ना शुरू हो गया है जिसके हम मुतहम्मिल नहीं है, और ये बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिस्टम कोलैप्स होगा, देर नहीं सवेर नहीं। हम कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये एक हकीकत है। बिल्कुल, आपकी अच्छी इम्यूनिटी है, आपकी अच्छी सेहत है, आपका इलाका, आपका माहौल आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कब तक थोड़ा लंबा कर सकता है सपोर्ट। अगर आम इंसान को यूरोप जैसे ममालिक में, अमेरिका जैसे ममालिक में इसका इफेक्ट 10 से 15 दिन के अंदर खराब हो गया, तो आपको हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद खराब हो, लेकिन एटलीस्ट ये कम से कम आप इतना ख्याल करें कि इससे बचें, जितना बच सकते हैं बचें। और हम लोग ये चीजें भूलते चले जा रहे हैं। अब तक 154 अमवात हो चुकी हैं। आपके डॉक्टर्स ने ये धमकी दे दी है कि वो काम बंद कर देंगे जब तक आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाए जाएंगे। आपके कल एक डॉक्टर लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो जान बहक हुई है। ये चीजें हमें डरा नहीं रही हैं, ये चीजें आप किसी तरह से भी आपको और वो खौफ में मुब्तला नहीं कर रही हैं। वो शरह मवाद भी देखी जा रही हैं जिनकी उम्रें जो है वो 50 साल से कम बिल्कुल ऐसे ही है। लेडी डॉक्टर साहिबा की 38 से 39 साल उम्र थी। इसी तरह वेरियस जो है आप निकालेंगे। और अब एक चीज और मुशाहिदे में आई है कि आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले, बाकियों के जानने वालों में अब बहुत तेजी से अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। पहले शाज़ो नाज़िर होता था कि किसी को पता लगता था कि किसी इलाके में, मोहल्ले में, गली में, लेकिन अब तो आपके फैमिलीज में आपको हर रोज पता चल रहा है। फैमिलीज में जहां आप जाते हैं वहां पे जिधर एरियाज में घूम फिर रहे हैं, आपके डायरेक्ट जानने वालों को अचानक मैसेज आता है कि जी उसको भी कोरोना हो गया, उसकी हालत तशवीशनाक। मुझे जाती तौर पे जरूरत पड़ी एक बंदे को रेफर करने की ऑक्सीजन के लिए, तो पिछले 2 दिन पहले की ये हालत है कि आपको ऑक्सीजन के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल, हर बंदा जो है वो मुश्किल में था और ऑक्सीजन किसी को उतार के किसी को लगाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तो वेंटिलेटर तो एक सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को मिल सके। ऐसे ही है। जब हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे तो हम वेंटिलेटर का दुर्र नायाब ये जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सदर हैं जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर अम्मार, जिनकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया है कि अगर आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाए जाते हैं जनरल हॉस्पिटल में। हमने देखा कि डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में मुतासिर 16 डॉक्टर सिर्फ जनरल उसके बावजूद अभी हमें हालात कहीं से बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपके हेल्थ प्रोवाइडर जो हैं आप उन्हें ही फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से हम ये सोच लें कि हालात बेहतर की तरफ जाएंगे? मुझे सिर्फ ये बता दें इस चीज को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए ना, आइसोलेशन वार्ड्स तो बनाए बगैर हल नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक हॉस्पिटल में लोग जो है वो पहले ही मर्ज से लड़ रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में पड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर एक कोरोना के मरीज को जाके थोप दें और उसकी ज़िंदगी, दीगर स्टाफ की ज़िंदगी, और जो मरीज कहीं ऑपरेशन करा के, कोई सर्जरी करा के पड़ा हुआ है, आप उसकी ज़िंदगी को भी रिस्क पे ले जाए। ये तरीका तो नहीं है। डेफिनेटली एक वार्ड तो आप किसी भी हॉस्पिटल में बना सकते हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर इतनी कैपेसिटी है। ये बड़ा हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल शहर का, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। और अगर आपने पिछले दिनों आउटडोर बंद रखे, आपने ओपीडीज बंद करने के साथ साथ इमरजेंसी में भी सिर्फ कंट्रोल हद तक पेशेंट देखे, तो पूरा हॉस्पिटल तो आपके पास वैकेंट पड़ा था ऑलमोस्ट। तो आप किसी ना किसी 2-1 वार्ड्स को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करें, वहीं पे उनका मरीज है, अलहदा उनके रस्ते हो, वहीं से मरीज जाए, चेक हो, अपना जो भी उसका ट्रीटमेंट है इनिशियली हो, उसके बाद उसको जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसके तहत उसको आइसोलेट किया जाए। और घरों में क्या एसओपीज हो वो भी एक क्वेश्चन है। आप घरों में एसओपीज तो आपने दे दी हैं, लेकिन अब उसको फॉलो कौन कर रहा है? लोगों के पास तो एक कमरे एक्स्ट्रा नहीं है कि वो उसके अंदर अपना क्वारंटाइन हो जाए और अंदर जो डिस्पोजेबल बर्तन यूज करें, अपने आप को कवर करें। अपने सर से चीज उतार के लोगों के सर पे डाल दी है। अब जो मर्जी लोग करें, कोई अता पता नहीं है, कोई हालात देखने वाला नहीं है। हमारी कैपेसिटी डेड लेवल पे 0 हो चुकी थी। हम लोग सरकारी अस्पतालों में और पीकेएलआई जैसे हमारे जो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, हम उसके अंदर तमाम तर कैपेसिटी को खत्म कर चुके थे। हमारे पास और गुंजाइश नहीं रही थी। तो घरों में हमें सेल्फ क्वारंटाइन की एसओपीज देना और उनको ये पॉलिसी देना मजबूरी बन चुकी थी। अब उस मजबूरी के ऊपर चले आपने दे दिया, उस पे अमल दरामद कौन करेगा? कहाँ चेक एंड बैलेंस होगा? कौन देखेगा?
ये मामला देखने बड़े जरूरी हैं। ना आपने किसी की ड्यूटीज लगाई हैं, ना आपका कोई ऐसा सच कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, टाइम टू टाइम आप जाके चेक करें। मेरे ख्याल से वो जो अब इलाकों की सतह पर टेस्ट वगैरह किए जा रहे थे, देखा जा रहा था, विजिट वगैरह किए जा रहे थे, वो सब कुछ भी अब बंद कर दिया। देखिए एक तो मिथ टूट चुकी है जी कि मौसम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल हरारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जितनी हरारत पिछले 3-4 दिनों में थी तो मेरा ख्याल है कि हम पिघलते बचे हैं, इससे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ सकती, बहुत मुश्किल है। तो ये मिथ तो टूट चुकी हैं, ये जितनी अफवाहें थी वो दम तोड़ चुकी हैं। अब 45, 44, 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कोरोना ने अगर जोर पकड़ लिया है तो मेरा ख्याल ये पूरी दुनिया के लिए परेशान आपको 500 केस इन दिनों में रिपोर्ट हुए हैं, तो फिर उसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं रह जाता। मुझे सिर्फ ये बता दे दुर्रे नायाब, लोगों के रवैये नहीं बदल रहे हैं, हुकूमती इकदामात इंतजामात एक तरफ, मैं लोगों के रवैयों से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हूँ। आपके पुलिस एहलकार महफूज नहीं है, 644 पुलिस एहलकार हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। आपके डॉक्टर्स इससे जिंदगी की बाजी हारते चले जा रहे हैं, आपकी लेडी हेल्थ प्रोवाइडर जो है अस्पतालों में ड्यूटी पर जो है वो मुतासर हो रही हैं। ये लोगों के रवैये क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? आप देखें जी, ईद पे आपने पार्क बंद रखे, ठीक है, लोग रावी किनारे जाके उन्होंने झमकटा लगा लिया। आपने नहर पे, मैं तो रास्ते के परेशान हूं। नहर के अंदर देखें, हम कहते हैं कि अगर एक छींक के जरिए या आपके स्पिटिंग यानी कि थूक के जरिए एक कतरा भी कहीं पे इन्फेक्टेड होता है तो उससे इंसान की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकते हैं। हम तो नहर के अंदर सैकड़ों हजारों लोग थे और उसके अंदर जिस तरह वो इन्फेक्टेड हुआ होगा, अगर खुदा ना खास्ता आपके 2-4 पेशेंट भी उस नहर के अंदर थे और उन्होंने नहर के अंदर जिस तरह से, आपको पता है मुंह में पानी जाता है, आप उसको उगलते हैं, फिर बहुत सारे मामलात होते हैं, तो वो इन्फेक्टेड जो है क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे आप नहर के पानी को किस तरह डिसइंफेक्ट करेंगे? चले आप फर्श को कर सकते हैं, अलमारियों को कर सकते हैं, खिड़कियों को कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के एरियाज में क्या करेंगे? इनको फिर हफ्ते बाद ख्याल आया कि जी अब हम लाहौर में रहने वालों को नहर पे जाने से रोकें, उनको वहां नहाने से रोकें। फिर इन्होंने वहां पे पुलिस तैनात की है, लेकिन पुलिस भी कितनी देर करेगी? आपके रवैये बदल नहीं रहे, आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास आ नहीं रहा, आप लोगों को कोई एहसास नहीं है। बच्चे अपने बीवी अपने बूढ़े सबको लेके फिर रहे हैं और काम की हद तक आप जाएं, आप अपने आप को रिस्क पे डालें, आप अपने को कवर करके काम पे जाएं, मेहनत मजदूरी करें, अपना रिस्क कमाएं, वापस आएं, लेकिन फैमिली और बाकी लोगों अच्छा दुर्रे नायाब, ये तो हालात हैं कि हमें हर तरफ लोग मुतासर नजर आ रहे हैं, लोगों के रवैये बदलते नजर नहीं आ रहे। उस पर सीएम साहब की स्टेटमेंट सिर्फ ये कह देना कि लोगों का ताउन नागुज़ीर है, परहेज इलाज से बेहतर है, ये सिर्फ बातें ही हमें नजर आ रही हैं। आप इस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो अब ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये ऑप्शन रख दी है तो कम से कम फिर आप इस तरफ आ जाए। अगर आप चीजें खोलते जा रहे हैं, ईज आउट करते जा रहे हैं, लोगों का सोच के फिर आप जुर्माने हैवी करना शुरू कर दें कम से कम लोगों को। देखिए, आप जुर्माने भी करें और आप उनको सजाएं भी तजवीज़ करें, जिस तरह से बैरून ममालिक में कुछ ममालिक ने किया। अब बाय फोर्स ये चीजें आपको करानी पड़ेगी ना। और उन्होंने दिल पे जबर रखते हुए ये जुल्म जबर करके लोगों को उनके घरों तक बिला ज़रूरत जो है वो निकलने से रोका, उनको घरों तक महदूद किया और उसके लिए उन्होंने सख्त सजाएं तजवीज़ की। और बहुत सारे लोगों पे तो, बहुत सारे ममालिक में तो ऐसा लॉकडाउन था जहाँ पे बाकायदा पुलिस जो है वो लाठी चार्ज भी कर देती थी जो बाहर निकलता था। और इसी तरह बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि उनको घरों के अंदर महदूद रख के बाहर से ताले लगा दिए जाते थे जो इसकी वायलेशन करता था। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ जाना पड़ेगा और ये भी अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर कर्फ्यू इसका आखिरी हल होना है और कर्फ्यू लगते लगते हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी आप हर जगह ओपन करते जा रहे हैं, शादी हॉल्स वाले भी मैदान में आ गए हैं, आपने रेस्टोरेंट भी खोलने के लिए चीजों पर गौर शुरू कर दिया, बल्कि रेस्टोरेंट जो है वो खुद साख्ता तौर पर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। अब इन सब के बाद एकदम से अगर आप कर्फ्यू की ऑप्शन पे जाते हैं तो हम तो इसके भी मुतहम्मिल नहीं है। देखें अना, बहुत ज़रूरी है, आपने अगर होटल्स खोले, रेस्टोरेंट्स खोले, आउटलेट्स खोले, ठीक है, आपने वहाँ पे लोगों को बैठने नहीं दिया, समझ आती है बात, लेकिन जो राइडर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनकी सेफ्टी क्या है, उनके कितने टेस्ट किए गए, वो जो सामान पिक करके अगले बंदे को प्रोवाइड करते हैं उस दौरान कितने चांसेस हैं कि इन्फेक्टेड ना हो। अगर वो खुदा ना खास्ता राइडर इन्फेक्टेड है तो वो जो खाना लाना ले जाने में इन्फेक्शन डिलीवरी कर रहा है वो बड़ा जरूरी है। हम इसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हम SOPs जो होटलों के अंदर, किचन के अंदर जो अपनाए जा रहे हैं, हम उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कम ऐसी खबरें आती हैं कि आज किसी रेस्टोरेंट में जिनकी होम डिलीवरी थी उनके किचन को चेक किया गया, उनके स्टाफ को चेक किया गया, या डिलीवरी बॉय हैं किसी भी सर्विस के 100 डिलीवरी बॉयज के रैंडम टेस्ट कर लिए गए। ये तो इन चीजों पे तो कोई गौर ही नहीं कर रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि अगर आप घर से नहीं निकलते तो ये एक वाहिद जरिया है कि जो आपके घर के अंदर खुद चल के आता है, तो हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं।
फिर हमने पुलिस मुलाजमीन के और सरकारी मुलाजमीन के रैंडम टेस्ट को इग्नोर किया, जिनसे पब्लिक डीलिंग शुरू हुई इस लॉकडाउन के बाद। उसके बाद अब देखें सेक्रेटेरिएट के लोग इन्फेक्टेड हैं, पीएनडी के लोग इन्फेक्टेड है, सीएनडब्ल्यू के एक सेक्शन ऑफिसर जो है वो जाम भाग हो चुके हैं। कोई शोबा हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब पब्लिक डीलिंग जब बढ़ेगी, लोगों के साथ आप ईज करेंगे, तो उन लोगों के पास जो जाएंगे और जो लोग जाएंगे उनकी सेफ्टी क्या होगी, ये तो सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए रैंडम टेस्ट की तरह। सुबह उठ के 8 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर हेल्थ साहिबा मीटिंग कर लेती हैं और उसके बाद सारा दिन उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। हम सारा दिन खबरें खोजते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं कि यार कहीं पे कोई इम्प्लीमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन सुबह एक प्रेस रिलीज लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये बात सिर्फ हमें अखबारात तक लग रही है और सिर्फ बातों जबानी जमा खर्च लग रही है, क्योंकि हालात जो हैं उस पर तो इन चीजों के कोई असरात मुरतब होते नजर नहीं आ रहे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आवाम के लिए तो हर तरफ ही मुश्किलात नजर आ रही हैं। एक मसला सर पे है, आप पहले ही उससे परेशान भी हैं, कॉन्शियस भी हैं। दूसरा मसला आन पड़ा, वो क्या है? हमने पूरे माह रमज़ान में भी देखा कि बाज़ गश्त बार बार सुनी गई, कीमतों में इजाफा भी हुआ। आटे की कीमत में इजाफा अब एक बार फिर से कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला है 120 रुपये, ये महंगा कर दिया गया है। अब ये कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इसका जवाब क्या बताया जा रहा है, ये चीज़ें समझ से बाहर होती जा रही हैं। माफिया को कंट्रोल करना मेरे ख्याल से अब सबके बस से बाहर हो चुका है। क्या कहेंगे दुर्रे आप? बिल्कुल ना, वीक एडमिनिस्ट्रेशन है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन वीक होती है तो माफिया या कारोबारी जो अफराद हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। सही। और अब आप देखें कि इनसे पूछें कौन सी ऐसी मजबूरी है। परसों की मैं खबर देख रहा था, कल भी मैं खबर देख रहा था कि हमने रिकॉर्ड गंदम खरीद लिया है। ऐसे ही है। और पंजाब में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में गंदम या गंदम की बोरियां नहीं खरीदी गई। तो भाई आपने अगर रिकॉर्ड गंदम खरीद ली है और फिर भी अगर सरकारी रेट के मुताबिक आप उनको कोटे के मुताबिक फ्लोर मिलों को गंदम दे रहे हैं, तो फिर वो गंदम महंगी हो के आटा सस्ता बेचने का रोना क्यों रोते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 कि अगर कोई नहीं कर रहा तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप उसको सरकारी रेट पे गंदम कोटे के मुताबिक दे रहे हैं और वो फिर सरकारी रेट पे आपको आटा फराम मार्केट में नहीं करता, तो आप उसका कोटा बंद करें। बिल्कुल। आप उसके सब्सिडाइज जो सहूलत है वो खत्म करें और आप उसकी फैक्ट्री या उसके खिलाफ जो भी आपकी कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है आप करें, लेकिन करेगा कौन? नंबर 2। नंबर 3 कि आप जब खुद ओपोजिशन में थे आप कहते थे कि 628 रुपए भी जो थैला है ना वो क्यामत की निशानी हो गई है कि इतनी महंगाई, 628 रुपए का थैला जी 20 किलो का हो गया। फिर आप हुकूमत में आए और वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते वो 750, 850 और आज 925 रुपए में आप खड़ा हो गए। और आप अभी तक भी जो है वो किसी भी परफॉर्मेंस जो स्टेज होती है किसी भी मिनिस्ट्री में बहुत हद तक 1-2 जरूर होंगी, लेकिन उसके बाद आपकी कहीं पर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, आपकी गंदम। अच्छा दुर्रे नायाब, मुझे यहाँ पर हुकूमती रेट भी कहीं नजर नहीं आ रही। वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने नोटिस लिया, बार बार महंगाई की वो बात करते रहे। वजीर खुराक, यहाँ पे तो हमें किसी का किरदार नजर नहीं आ रहा है। देखें नोटिस तो ऐसे ही है ना। अब मियां साहब उस दिन जब मार्केटों में गए, उन्होंने देखा कि SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बंद करवा दूंगा मार्केटें, मैं दुकानें बंद करवा दूंगा। ताजरों ने मेरी हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लेकिन वो तो मियां साहब स्टिल उठा रहे हैं। और अभी तक इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं कि वो आपके अच्छे होने का, आपके अगर नेक नीयत होने का और आपके अच्छे अखलाक का नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये तो दुनिया की रीत और रिवाज है। आपने शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या किया, आपको ये भी देखना होगा। उसके बाद आपको अपनी कैबिनेट में भी ये बताना होगा कि हमने लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या क्या इकदाम किए, और यही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भी जाएगी। तो कम से कम इसी तनाजुर से, इसी नज़र से कोई बंदा अगर काम कर ले तो शायद हम कोई 150 रुपए इसको नीचे लाने में कामयाब हो जाए, वरना पाकिस्तान में जो एक दफ़ा चीज़ ऊपर चली जाए वो बमुश्किल ही नीचे आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे नहीं समझ लग रही कहाँ पे आवाम के बारे में सोचा जा रहा है। कल हमने खबर अपने नाज़रीन तक ये पहुंचाई कि सब्जियां महंगी हैं, फिर आपके जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहां पे जो रिलीफ पैकेज था उसका इतलाक खत्म कर दिया गया है, वहां पे चीजें महंगी हो गई हैं। आज आटा महंगा हो गया है, हम मुर्गी के गोश्त की कीमत हर रोज बता रहे हैं कहां तक पहुंची हुई है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीनना चाह रहे हैं, और अब इसके अलावा कोई कसर नहीं रह जाती है। आप देखें ना, आप अक्सर मार्केट में जाती हैं या आप दूर दराज जो लाहौर के एरियाज हैं उनके अंदर अक्सर लिखा होता है जी कि जो देसी मुर्गी 400 रुपए किलो जिंदा के हिसाब से फरोख्त करें, जो कि देसी नहीं होती, सब मिक्स अप मिस्री मुर्गियाँ होती हैं।
लेकिन अगर वो भी देखा जाए, वो ब्रायलर से तो कम से कम सेहत अफजा हैं, उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन है, उनके अंदर ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। अगर उसका रेट से भी ज़्यादा ब्रायलर ऊपर चला जाए तो मैं तो समझता हूँ कि मुझे हैरानी हो रही है कि ये सब कैसे हो गया। इतनी प्रोडक्शन आपकी ब्रायलर की होने के बावजूद इतना रेट जो है ऊपर जाना और उसके बाद समझ से बालातर हो जाना, कौन खा रहा है इतना कुछ, कौन जो है उस वो पर भी अभी हड़ताल की कॉल दे दी गई है, उस पर भी मामलात हल ना हुए तो पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि वो मुकम्मल हड़ताल कर देंगे। खैर, अवाम का रद्दमल मैं जरूर शामिल करना चाहूंगी। अगली खबर ये है कि अवाम ये कह रही हैं अब कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को गरीब अवाम का ख्याल करना चाहिए, महंगाई के बायस जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। आप अवाम का सोच के ईज आउट कर रहे हैं, लॉकडाउन आपने खोल दिया, तो ये अवाम का सोचा जा रहा है कि आप बेसिक चीजें जो हैं वही महंगी करते जा रहे हैं, अवाम के लिए ही मुश्किल करते जा रहे हैं और अवाम का आप सोच भी रहे हैं। आप देखिए ना, आपने अगर ईज आउट किया है और आपने कारोबार खोले हैं और अवाम को फिर रिलीफ नहीं मिल रहे, तो आपको अपने तमाम फैसलों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो चीज़ सोच के, जो चीज़ आपने अपनी नेक नियति दिखा के इस गवर्नमेंट ने वो तमाम रास्ते खोले, लोगों के लिए कमाई के रास्ते खोले, उसके रिजल्ट तो नहीं मिल रहे। कमा कौन रहा है? कमा फिर वही रहा है जो मेन इसमें सप्लाई चेन है, जो इसमें मेन परचून का या जो थोक का काम कर रहा है वो कमा रहा है, या फिर इसके अंदर जो डीलर्स हैं वो कमा रहे हैं, या एंड पे जो एक्स मिल रेट्स पे जो चीज़ें निकल रही हैं आपके सारा माफिया कमा रहा है। तो जब शहरियों को ही उससे दुगनी तिगनी कीमतों पे चीज़ें मिलनी हैं तो फिर ऐसे ईज डाउन का क्या फ़ायदा? फिर ऐसे जो आपने नरमियाँ दी हैं ताजरों को, उनका क्या फायदा? बिल्कुल ऐसे ही। अगली खबर है, अशिया खुरनोश की कीमतें सहमाही बुनियादों पर मुकर्रर की जाएंगी, कमेटी इसके लिए कायम की गई है। वजीर सनत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया। क्या कहेंगे दुर्रे आप? अना चीज़ें मुकर्रर कर दी जाएंगी, उनके रेट्स मुकर्रर कर दिए जाएंगे, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, सबसे बड़ा सवाल ये। मार्केट में ये चीज़ें शॉर्ट कर दी जाएंगी, आप कहाँ से पूरी करेंगे ये चीज़ें? आप कहते हैं जी कि घी का रेट फर्ज करें से आपने मुकर्रर कर दिया 6 माह के लिए, वो मार्केट में मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, माफिया मार्केट से उसको गायब कर देगा, मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं देगा, फैक्ट्रियों से उसकी प्रोडक्शन कम कर दी जाएगी। हुकूमत को ब्लैकमेल करने के 100 रास्ते हैं। अब सवाल ये है कि आपने तो दुनिया को दिखाने के लिए कर दिया जी कि हम बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं, हमने 6 माह के लिए 150 रुपए या 140-130 रुपए घी का रेट मुकर्रर कर दिया है और अब हमने बड़ी नेक नीति कर दी है। ना वो बाजार में आएगा, ना वो गरीब तक पहुंचेगा, ना कोई ले सकेगा। यूटिलिटी स्टोर की आपने तमाम सब्सिडी बंद की हुई है। मार्केटों में ये हाल है कि इस वक्त जो हालात हैं, लोगों ने अपने वसाइल 50% से भी रिड्यूस कर दिए हैं। ऐसे ही है। अब लोग महीने की ग्रोसरी, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग जो हैं वो महीने का इकट्ठा राशन ला के घर रखते हैं। अब तो बात हफ्तों और दिनों पे आ गई है कि लोग 2-3 दिन का सामान लेते हैं और 2-3 दिन का सामान लेके जितना को आ जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा जो आइटम्स हैं जो इंसान की बुनियादी ग़िज़ाइयत की है वो भी लोग छोड़ चुके हैं। ये भी कोई इस हुकूमत खुशफहमी में ना रहे कि लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, दालें चने खा रहे हैं जी, और बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत इकट्ठी कर रहे हैं, वो दिन भी नहीं रहे। अब तो बहुत नॉमिनल सी चीजें हैं। सब्जी आपके पास 1 या 2 आइटम है, आप आलू पका लेंगे, ऐसे आलू नहीं तो बैंगन पका लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सब्जियां तो आपकी कुव्वत खरीद में है देखे ना, उसके बाद आपकी कोई भी सब्जी आपकी कुव्वत खरीद में नहीं है। फल का ये हालत है कि आप केले खा लेंगे या आजकल 30-40-50 रुपए खरबूजे आपको मिल रहे हैं क्योंकि वो जाती बाहर के हैं, वो आप खा लेंगे। इसके अलावा आप कोई फल नहीं खा सकते। ऐसे ही है, वो इतने महंगे फल हैं, ना सेब खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, ना कोई आप अच्छा फल खा सकते हैं। तो अना मुझे बताएं कि ये 2 वक्त की रोटी तो बमुश्किल है। मैं तो समझता हूँ कि लोग अगर 1 वक्त की रोटी भी ठीक से पूरी कर लें इन हालात में, कोरोना के लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल के आफ्टर इफेक्ट्स पे, मईशत के हालात पे, तो बहुत बड़ी नेमत होगी। और हुकूमत से बैठ के फैसले करे और उसके बाद सो जाए, वो फैसले कर दे, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं, यकीनी बनाया जा रहा है, आवाम को उसके समरात पहुंच रहे हैं नहीं, ये पूछने वाला कोई नहीं होगा। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर ये है, वजीर इत्तलात साहब ये कह रहे हैं कि आटा चीनी कमीशन रिपोर्ट नून लीगी क़यादत पर स्याह धब्बा है। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ना अब ये स्याह धब्बे पे भी जो है वो कुछ कर लें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि कमीशन बनने, उनकी रिपोर्टें आना, उसके बाद उन पे मामलात सेटल होना, या कुछ कमीशन की रिपोर्टें ना आना और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई ना होना,
फिर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना करना, मैं सानिया साहिवाल का जिक्र करूंगा, बहुत सारे ऐसे धब्बे हैं जो एक्चुअली मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट पे भी रहेंगे ऐसे ही। और उसके बाद अगर बात करें माजी की हुकूमतों की, तो माजी की हुकूमतों के पास तो 100 में से 99 चीज़ें ऐसी होंगी जो उन पे फिक्स की जा सकती हैं, लेकिन देखना यह है कि आप उस पे एहतसाब के अमल को किस तरह लेके चलते हैं और उसके बाद आगे जो आपकी गवर्नमेंट के साथ मिस्टेक्स हुई हैं, जो आप लोग फॉरगो कर चुके हैं, चीज़ें मुकम्मल इंसाफ की तरफ नहीं ले जा सके मामलात को, तो उस पर आपने किस तरह रिएक्ट किया है, इन चीज़ों को लेकर जब आगे चलेंगे तो फिर बात समझ आएगी। बाकी ये सियासत की बात करना, किसने किस तरह टीटियाँ कराई, किसने पैसे बाहर से मंगवाए, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ की, इदारे अपना काम कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मसला यह है कि हम खुश होंगे जिस दिन कि ये किसी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि जी आज हमने इतने बंदों को फिक्स करके अदालतों से उनको सजाएं दिला के उनको हमने सलाखों के पीछे कर दिया या उन पे हमने एहतसाब कर दिया। इदारे अपना काम कर रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान बस मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि भाई इदारे तो कर रहे हैं, जो इदारे चीजें निकाल के लाते हैं वो खुद तो कुछ किसी को बताते नहीं है, उनका ये प्रीव्यू नहीं है, लेकिन आप उनकी चीजें, उनकी इन्वेस्टिगेशन को मार्केट में ला के उसको प्रोपेगेट करके मार्केट में उछाल के उस पर सियासत और सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? बिल्कुल सही। इससे आम बंदे को क्या हासिल है? इससे आम बंदे को जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उस पर क्या रिलीफ मिलेगा? जो पैसा लूटा जा चुका है वो क्या वापस आएगा? आके उसकी जो रिकवरी है उस पर वो हुकूमत के खजाने में जमा होगी, नहीं होगी? तो कैसे नहीं होगी? तो क्वेश्चन तो फिर रेज होते हैं। अगर इस चीनी सब्सिडी में 90% पुरानी गवर्नमेंट्स ने हाथ धोए हैं तो 10% मौजूदा गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार भी है, ऐसे आप बता दें, उससे तो नहीं इनकार आप बता दें जी कि मौजूदा सब्सिडी जो दी गई है आखिर वो फैसला किसने किया? सही। इस कमीशन में यही नहीं तय हो पा रहा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अलाउ किया, इजाजत दी, वो किसकी तरफ से की? या सीएम साहब थे या आपकी कमेटी थी जो सब्सिडाइज करते इजाजत देती है, या प्राइम मिनिस्टर के एंड पे कोई ऑफिस की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई किसी को नहीं पता, ना बताया जा रहा है। मैं वही कहने वाली थी, पता नहीं है या नहीं बताया जा रहा, ये दोनों अलग अलग दर्जनों टॉक शोज होते हैं, हम सारा दिन वो भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, यही लोग आके वहाँ पे पूरा घंटा में अंदर बैठ के चीजें करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर वो 10% सब्सिडी इस गवर्नमेंट ने दी तो वो किसके कहने पे दी। बिल्कुल सही बात खत्म हो जाती है। आप स्टार्ट करें। हमने क्या, आपने कभी मीडिया की डिमांड सुनी है कि आप पिछलों को छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो ऐसी कभी जिंदगी में किसी आम शहरी ने कभी कोई ये डिमांड सुनी कि मीडिया पे बैठ के एक एंकर, एक रिपोर्टर या एक तजियाकार ये कह रहा है जी कि आप पिछला एहतसाब छोड़ दें और आप आगे चलें? ये इंसानी जस्टिफिकेशन है ही नहीं किसी की कि कोई ये कर दे, लेकिन आप उस चीज को इस तरह प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जैसे हम लोग रुकावट डाल रहे हैं, जैसे आम शहरी रुकावट डाल रहे हैं, कोई आम बंदा डाल रहा है। तो सियासत से हट के आप रिजल्ट्स की तरफ आना चाहिए। इस गवर्नमेंट का यही नारा था, इस गवर्नमेंट का यही साफ शफाफ जो है वो नारा था कि एंड रिजल्ट्स पे लेके जाएंगे। दुरे नायाब वो अब था ही रह गया, वो अब हकीकत तो कहीं नजर नहीं आ रही है। एग्जैक्टली ये फिर भी चलें, आप कहते हैं कि आप आए हैं जी 2 साल हैं, आप 2 साल और ले लें, लेकिन फिर आखिरी 5वें साल में आपने जिम्मेदार जो है ना, आपने फिर मीडिया या किसी और को नहीं ठहराना, आपने फिर इंसाफ की बात करनी है और ये भी मान लेना चाहिए इंसान को किसी स्टेज पे कि मैंने आपको कहा कि मैं ये परफॉर्म करूंगा, मैं ये ड्यूटी साल अंजाम दूंगा और मैं नहीं कर सका, तो और मैं एडमिट करें, मैं माजरत कर लूंगा कि मैं एडमिट करता हूं कि मैं ये काम नहीं कर सका, मेरी जिम्मे एक रिपोर्ट बनाना थी, मैं फेल हो गया, मैं आज वो रिपोर्ट नहीं बना सका, मैं वो पैकेज नहीं बना सका, मैं वो कवरेज नहीं कर सका, मुझे इजाजत नहीं मिली, मुझे किसी ने कैमरा अंदर ले जाने दिया, 100 मसाइल है, मुझे एडमिट करना चाहिए। नहीं, आप इसकी जिम्मेदारी सारी दूसरों पे डाल देंगे, वो चाहे 5 साल हो वो चाहे 2 साल हो, आपने जिम्मेदारी ठान लिया है कि आपने पिछली हुकूमतों पर डालनी है। मसला ये है कि इनको रोक कौन रहा है ना, मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि इनको रोक कौन रहा है। हर जो बंदा इन पर सवाल उठाता है उसको मुर्द इल्जाम ठहरा देते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल। कि जी आपकी वजह से ये हो गया। और पहले दिन से हम गवर्नमेंट का यही वतीरा देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो आपने करना है कर लें, उसके बाद आगे चलें। अभी पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में दर्जनों मसाइल पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे, जिस पे हमने आगे चल के उन पे काम करना है, उन पे काम करना है, लेकिन होता कहीं से फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगली खबर की तरफ जाएंगे। पीएचए की मुश्किलात के हवाले से खबर है, पीएचए को मिलने वाली ग्रांट में 20 करोड़ की कटौती कर दी गई है और तनख्वाहें खतरे में पड़ गई हैं। क्या हालात है दुरे नायाब, आप ही की खबर है ये? देखें, सब्सिडाइज करते हैं आप किसी इदारे को जब वो माली खसारे में जाता है उसको चलाने के लिए। आपने पार्कों की फीस बंद की, आपने पार्कों में पार्किंग खत्म कर दी, पीएचए के जो प्रोजेक्ट्स थे ऑलमोस्ट वो भी आपने खत्म कर दिए। अब उसको चलाने के लिए आपको हुकूमती ग्रांट देनी थी, वो आपने दी।
जब आपने दे दी है तो कोरोना की वजह से उन हुकूमती ग्रांट्स पे भी कट लग गया, उन नॉन डेवलपमेंट फंड्स पे भी कट लग गया। डेवलपमेंट फंड्स तो सारे ही आपने कट लगा लिया, वो तो ख़त्म कर दिया आपने। अगले माली साल में भी डेवलपमेंट होने के चांसेस नहीं है। तो जो नॉन डेवलपमेंट फंड है जिसकी बुनियाद पे इदारे चल रहे हैं, जिनको सब्सिडाइज आपने किया था क्योंकि उनकी बहुत सारी रेवेन्यू की फैसिलिटीज आपने ले ली थी, और जब रेवेन्यू की फैसिलिटीज ले ली हैं, लोगों को ईज किया है, उनको आसानियां दी हैं, तो आप उनकी कम से कम जो पैसे हैं वो तो ना काटें। बिल्कुल। और जो चीज़ अच्छा ये भी हुआ है कि जहाँ पे पैसे इस्तेमाल कर लिए गए हैं इदारों की तरफ से, उनकी अदायगियों का टाइम आया तो आपने वो भी ब्लॉक कर दी। अच्छा। आपने कह दी कि अगर ये टेबल बना दिया गया है, ये फर्श लगा दिया गया है, तो ये ठेकेदार भाड़ में जाए, तो हम जो है ना आप पैसे वापस लेके जा रहे हैं कोरोना की वजह से, हुकूमत पंजाब बड़ी मुश्किल में है, तो बाकी करें। अब PHA के तकरीबन 10 करोड़ के ऐसे फंड हैं जो ऑरेंज लाइन पे ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो चुके हैं। सही। उसकी लैंडस्केपिंग के अगर बात करें चुबुर्जी से लेके ऑनवर्ड अली टाउन तक, तो बेशतर दरख्त लग चुके हैं, मट्टी डल चुकी है, कर्व स्टोन लग चुके हैं, नीचे ग्रीन बेल्टों पे काम हो चुका है, उनके पैसे नहीं मिल रहे, लोग जलील हो रहे हैं, वो भी पैसे ले गए हैं, वो पैसे भी वापस नहीं आ रहे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिख रहा है, फाइनेंस वाले आगे CM से इजाजत लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वो पैसे पड़े हैं अकाउंट में, लेकिन पैसे इस्तेमाल कैसे नहीं जा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं किए किसी को नहीं पता। आपने क्यों रखे हैं? आपने इसलिए रखे हैं कि आपके पास आइंदा कुछ महीने तक खातिर खा रेवेन्यू आने का कोई भी चांस नहीं है, और आपने यही पैसों से हुकूमत चलानी है, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, अपने पेट्रोल के, बिजली के, डीजल के, गाड़ियों के तमाम अखराजात पूरे करने हैं, और आपकी जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट रह गई है, जो 10% या 15% रह गई है, वो भी नहीं होनी है शहर में। तो हालात तो अब यहाँ पे आ गए हैं। अब जो फंड्स हैं, फंड्स तो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा जी कि PHA तनख्वाहें देने से कासिर हो जाएगा। PHA की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, वो लारियां खड़ी हो जाएंगी जो पानी देती हैं पूरे शहर में, बड़ी बड़ी हैवी लारियां, वो पानी लेके जाती हैं बाउजर्स, और पूरे शहर की शजरकारी जहाँ जहाँ पौधे हैं उनको पानी देती हैं। फिर जहाँ पे गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, जहाँ पे ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं, अच्छा दुनिया आप इस पे जो मुतल्लिका हुकाम है PHA की, उनकी जानिब से कोई प्लानिंग, कोई हुकाम बाला से राबता नहीं किया जा रहा कि हालात अगर ये हो जाएंगे, शहर का ऑब्वियसली बुरा हाल हो जाएगा, आपके अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, काम कौन करेगा? मुतअद्दिद खत लिखे हैं DG PHA ने भी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, उनको सबको कि जी हमारे जो पैसे हैं हमारी लायबिलिटीज ही दे दें, हमारी लायबिलिटीज ही कम से कम आप छोड़ दें, या जो पैसे हमारे थे जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं वो पैसे हमें वापस कर दें, या हमारे अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं वो हमें इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें। कोई पता नहीं, क्योंकि किसी को कुछ ऊपर पता ही नहीं है, कौन किसको बताएगा, कौन इजाजत देगा। एक पॉलिसी आ गई है और वो पॉलिसी जो है वो उन्होंने कर ली है। लेकिन इसमें एक इदारा ऐसा है जिसकी मैं मिसाल दूंगा दीदा दलेरी पे, कि उन्होंने कोरोना के इन हालात में भी अपनी इजाफी तनख्वाहें वसूल कर ली थी। वो कौन सा इदारा? वो LDA, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं। अच्छा। कि उन्होंने कोरोना के हालात में भी तमाम अफसरान ने जो बैठे हैं इजाफी काम किया है, उन्होंने कोरोना की छुट्टियों लॉकडाउन में आकर उन्होंने उसका भी ऑनरेरियम ले लिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हमने अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगाया, हालांकि उनको किसी ने नहीं कहा था। और ये बनता है। LDA में पब्लिक डीलिंग बंद थी, उनको किसी ने नहीं कहा कि आप दफ्तर खोल के तमाशा लगा के बैठे। अच्छा, लेकिन तनख्वाहें वसूल उसके बावजूद तनख्वाहें, और उसपे भी कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो फिर मुझे लगता है जिसका जो दिल करे वो आराम से कर सकता है। देखिए पूछे कौन ना, चेयरमैन LDA कौन है? बुज़दार साहब खुद हैं। अगर वजीर आला नहीं उनसे पूछ सकते भाई किस चीज की तनख्वाहें आपने इजाफी ली हैं, आपको किसने कहा था कि आप दफ्तर लगा के बैठे? आप पानी फराम कर रहे थे, वासा थे, आप LWMC थे, सफाई फराम कर रहे थे, आप हेल्थ डिपार्टमेंट थे जो हेल्थ फैसिलिटीज कर रहे थे, आप दफ्तरों में सरकारी बिजली, सरकारी पानी, सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल किसी के काम भी नहीं आ पा रहे, और किसी शहरी को इजाजत नहीं थी अंदर जाने की। ये आपने किया, और तकरीबन कोई 18 से 20 ऐसे लोगों थे जिन्होंने अपनी एक माह की इजाफी तनख्वाह उसमें चार्ज की। यहाँ पे ये आप लोगों के रवैये की बात करती हैं कि लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। यहाँ पे इस पे ये है ना सरकारी कोई नोटिस लेता है, ना कोई पूछने वाला है, फिर जिसका जो दिल करता है वो करता चला जाता है। मुश्किल से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिस लिया और उनको रोका जी कि अभी इसकी अप्रूवल CM से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिए बगैर आप ये ऑनर हटाई इस कदर है कि उसके बावजूद भी LDA के एडिशनल DGs हैं और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्लो डाउन करके किसी भी मौके से फायदा उठा के हम वो तमाम ऑनरेरियम रिलीज करा दें। जब हालात ये होंगे तो फिर लोगों ने तो सफर करना ही है, जहां पर आप कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी भरपूर कोशिश ये है कि आप ख्वाहें जो हैं उसके मजे ले लें। यहाँ पर हालात ये नजर आ रहे हैं, दूसरी जाने PHA के हालात भी आपसे डिस्कस किए हैं। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पीएचए की हमने बात की, अब मैं बात करना चाहूँगी लेस्को के हवाले से, जो कि माली बहरान का शिकार है और रिकवरी की शरह यहाँ पर 80% तक पहुँच चुकी है। क्या कहेंगे दौरे नायाब? जी इस तरह अगर आप बात करें किसी भी सरकारी महकमे की तो 20-25% जो है वो तमाम रिकवरी को फ़र्क पड़ा है। इसी तरह वासा की, लेस्को की, उसके अलावा आपके जितने भी इदारे हैं, आपके एक्साइज है, टैक्सेशन है, इन सब इदारों की रिकवरी खातिर खा मुतासिर हुई है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो आपने लॉकडाउन की वजह से एक्सेस बंद कर दी और लोगों का अमल दखल ख़त्म हो गया इदारों में, वो आ नहीं सके, अपने केसेस को परसू नहीं कर सके और फीस जो है वो जमा नहीं हो सकी। दूसरा, आपने खुद ईज दिया 3 महीने तक, 4 महीने तक कि आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आपको कोई इजाफी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ये तमाम जो रिकवरियां हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो सस्पेंड कर दी जाती हैं। चलो ठीक है, वो भी मान लिया। तीसरी जो सबसे बुनियादी वजह और ख़तरनाक वजह है वो है लोगों की मौशी हालत। बिल्कुल ऐसे ही कि लोगों ने इन 3 महीने के अंदर क्या कमाया, क्या खाया, क्या रिकवर किया, कितने वो इस काबिल हुए कि वो टैक्सेस दे सकें, तो वो नहीं दे सके। वो ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई, लोगों ने बिल ही जमा नहीं करवाए। अब जून आ रहा है, जून में आपके गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के बाकी टोकन टैक्सेस जो होते हैं वो देते हैं, वो नहीं देने के काबिल रहेंगे। आप इसके साथ साथ जो आपकी एनुअल रिकवरीज हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ की रिकवरीज हैं, दीगर रिकवरीज हैं, वो आप नहीं देने के काबिल रहेंगे क्योंकि आपके कारोबार नहीं चले, आपने कोई काम नहीं किए और आप इस हद तक की बमुश्किल कमाया कि आपका घर का खर्च चल सके। जो लोग थे उन्होंने अपनी सेविंग्स पे गुजारा किया, जो तनख्वाह गुजार थे वो तनख्वाहों पे तो चल ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इदारों में या बहुत सारे प्राइवेट फैक्ट्रियों में लोग मुतासिर हुए कारोबार ना होने की वजह से, उनको तनख्वाहें ना मिली, उनको रोजगार ना मिले। तो प्रॉब्लम जो है आपकी ओवरऑल कोरोना की सूरत हाल की वजह से अनस्टेबल जो हर तरफ हम माशियत है वो उसकी वजह से हुई। लेस्को इसमें सबसे ज्यादा जो है वो रिकवरी का शिकार इसलिए हुआ कि लेस्को में रिकवरी का कभी इशू नहीं होता था। लेस्को के अंदर आपका बिल अदा नहीं हुआ तो 2-4 दिन बाद आपको पता लगे कि आपके घर में लाइट नहीं है, आपने बाहर जाके देखा तो आपका मीटर उतार के जनाब ले गए। वो इतना सख्त एसओपी था, लेकिन कोरोना की वजह से उनको उससे भी रोक दिया गया। अब ये 80 से बजाय के रिकवर हो, ये मजीद डाउनफॉल जाएगी। अगले महीने हो सकता है 5-10% इसमें मजीद डेफिसिट आए और डेफिसिट बढ़ता बढ़ता आगे चले जाए, क्योंकि बहसियत कौम हम फ़ायदा उठाते हैं हर सूरत हाल का कि हमें मौका मिले बस। अब जिन लोगों की कैपेसिटी है बिल जमा कराने की वो भी नहीं करा रहे और जिन लोगों को पता है कि हमें 2-3 महीने पूछना है किसी ने नहीं है, ना कोई मीटर उतारा जाना है, चलो बैठे रहते हैं सुकून से और जब होगा देखा जाएगा और सरचार्ज हमें पढ़ना नहीं है, तो वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये सस्टेन करेगी। उसकी वजह है कि हमने हमेशा नाजुक मौके से फ़ायदा उठाया है, चाहे हम शहरी हैं, चाहे हम ताजर हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम पॉलिटिशियंस हैं, हमने मौके से फ़ायदा उठाना सीखा है, जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन भी हैं, सरकारी इदारे भी हैं, आपके निजी सारिफीन भी हैं, सभी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब जब लेस्को डूब जाएगा, वासा डूब जाएगा, कोई भी इदारा जो है आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन भी डूब जाएगा, तो हम कहेंगे देखें जी इदारे को हम संभाल नहीं सके, देखें जी सरकार ने ये कर दिया। भाई रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन का जो मामला था, जो दे सकते थे उन्होंने भी नहीं दिया, वो भी जिम्मेदार हैं। जिन लोगों के रेवेन्यू लॉसेस हुए, जिन लोगों के पास कमाई के जरिए नहीं रहे, वो भी जाहिर बात है जिम्मेदार हैं। और किसी ना किसी स्टेज पे आपके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है ना कि 3 महीने आप बिजली का बिल ना दें, आपको सरचार्ज नहीं मिले पड़ेगा, लेकिन 3 महीने बाद आप उनसे 3 महीने का जो डेफिसिट है, 3 महीने का जो डिफॉल्टर है वो कैसे वसूल करेंगे? और अगर कोई नहीं दे पाएगा तो उसके लिए आपके पास क्या हल होगा? आप उसके बिजली का मीटर काट देंगे। एंड आपके पास यही है कि आप मीटर उतार देंगे। तो हर चीज की कैलकुलेशन होती है, फिर आप ईज करते हैं, फिर आप रिलीफ देते हैं। आपने विदाउट कैलकुलेशन कोरोना की वजह से लोगों को रिलीफ दिया, ईज ऑफ डूइंग कर दी, और इसी तरह आपने हर चीज में रिलीफ दे के अपने ही इदारों को स्टेक पे लगा दिया। ऐसे ही है। अगली खबर की तरफ जाऊंगी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश कैसे देखते हैं दुरे नायाब? हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक तरफ कमी होती जा रही है, अशिया खुरनोश हमारी महंगी होती जा रही हैं। ये दोनों चीज़ें हमें कभी साथ साथ चलती नजर आती थी, क्योंकि जब जब हमने पेट्रोल की कीमत में इजाफा देखा तो हमने देखा बाकी जगहों पर भी कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब तो ये चीज़ उल्टी नजर आ रही होती है ना। हम इनकी बातों से और इनके अमल से हम बहसियत कौम जो है ना, हम ये तनकीद की बात नहीं है, हम इनकी ही बातों पे, इनकी ही तनकीद डबल स्टैंडर्ड हर तरफ। डबल स्टैंडर्ड जब ये ऑपोजिशन में होते थे मुतनफ़र नजर आते हैं। ये कहते थे जी कि 1 रुपया भी अगर पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो क़यामत खेज महंगाई हो गई है। आज आपको कितना रिलीफ भी मिल रहा है, आपको पेट्रोल में 15-15, 20-20, 25-25 रिलीफ मिल रहा है,
लेकिन आटे का थैला 925 रुपए का हो गया, महंगा कर दिया। आपके पास जवाब ही नहीं है जिन चीजों का, वो भी आप करते और चले जा रहे हैं। ऐसी चीजें जिनका गुजारा ही फ्रेट पे होता है, यानी कि आप ट्रेवल उनका सामान को उठाते हैं, ट्रेवलिंग कराते हैं, कार्गो चार्जेस पड़ते हैं। भाई आपके पेट्रोलियम मसनूआत में इतना ज्यादा रिलीफ मिला है कि कार्गो चार्जेस तो वैसे 50% हो गए, आप नहीं कर सके। आप 30-40 रुपए पेट्रोल सस्ता करके किरायों में कमी नहीं कर सके, बिल्कुल किसी से करवा नहीं सके कमी। तो इस गवर्नमेंट ने फिर बंदा क्या उम्मीद रखे कि आप कम से कम रियल टाइम मुनाफा है, एक रियल टाइम फायदा है। आप ये कहना चाह रहे हैं 7 रुपए सस्ता हो या इससे इसके समराती आवाम तक नहीं पहुंच रही है तो फिर इसका कोई फायदा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप अगर लाहौर टू पिंडी और लाहौर टू मुल्तान के टिकट में 10 रुपए भी अगर नीचे नहीं ला सके, और आपने पेट्रोल में इतना रिलीफ दे दिया है, आपने डीजल में इतना रिलीफ दे दिया है, और हालात ये थे ना, जिस दिन पहली दफा पेट्रोल और डीजल में कमी आई उस हफ्ते डीजल शॉर्ट हो गया, ऐसे ही था, बिल्कुल सही कहा। और उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही थी। बिल्कुल। तो भाई ये कौन माफिया जो है वो स्टोर कर रहा है, कौन सा माफिया ये सारा आपकी जो चीजें लेके जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, खपत किधर है? तो गवर्नमेंट को कुछ चीजों को देखना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे पाकिस्तान में। कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए, मुल्की सतह पे, गैर मुल्की सतह पे जो कीमतें कम आई, और उसके बाद जो सरकार ने महंगाई की है, इस पे बड़े बड़े मुआशियत दान हिल के रह गए हैं। बिल्कुल, और वो जवाब नहीं दे पा रहे कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल, और उस पर फिर जहां कहीं पर आप आसानी भी पैदा कर रहे हैं, उस आसानी के समरात लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंचे तो उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। खैर दुर्रे नया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त हुआ है, न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लोग जहां पे परेशान नजर आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल हर कोई कह रहा है आप करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर कोई कह रहा है आप करें। अब इन चीज़ों का जब इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है तो इससे रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा जो हैं वो जन्म लेते जा रहे हैं। मास्क हम देख रहे हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो N95 का इस्तेमाल करे, और रिकमेंड भी ये किया जा रहा है कि सभी लोगों के लिए मास्क नहीं है। फिर इसके साथ सर्जिकल मास्क हैं, वो महंगे हैं, हर कोई नहीं खरीद पा रहा, और इसके ऑल्टरनेट में जब जा रहे हैं तो स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल का लोगों को सामना है। सेम सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश अगर सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार हाथ धोना, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि इसका हल ही कोई नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश पे फोकस रखना है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन के मसाइल से जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए हैं। हमारे अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं वो स्किन से रिलेटेड मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर बात की जाए। तो स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। डॉक्टर अजीम जहांगीर जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये मौजूदा हालात पे मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। हम मुश्किल वक्त में जाते जा रहे हैं, खतरात हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं, लोग इजी होते जा रहे हैं। देखें, हुकूमत तो बेचारी जो कर सकती थी कर तो दिया, उन्होंने बता दिया। अब वो कहते हैं जी लॉकडाउन खोलें या ना खोलें। देखें, खोलना या ना खोलना वो हुकूमत की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने बचना है इस बीमारी से, अपने आप को महफूज किस तरह से कैसे रखना है। इसके लिए ये मत सोचें कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या नहीं है। वो अगर है भी तो उसका इस वक्त आपसे, आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपनी ज़ात को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। आजकल डॉक्टर्स आप खुद फ़ोन करके पूछ लें कि कितने हॉस्पिटल भर चुके हैं, कितने बेड भर चुके हैं, आपको खुद मालूम हो जाएगी हकीकत जो है। तो इस वक्त इन चीज़ों पे कान मत धरें कि जी फ़लाँ ने कह दिया कि फ़लाँ ने ये कर दिया और फ़लाँ आपके चिप दाखिल करने लग गया, और ये खुदारा इस वक्त वो ये मौका नहीं है कि हम इसको नॉन सीरियसली लें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम नॉन सीरियस अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को ले रहे हैं। मैं जो लोगों के रवैये देख रही हूँ उससे तो एक्चुअली हम परेशान ही होते जा रहे हैं। खैर, अब हमने अपने आप की जब हिफाजत करनी है तो हिफाजत करने के लिए डॉक्टर साहब हम सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें। आपने भी पहना है मास्क। मुझे अब ये बता दें, इससे मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं। हर कोई अच्छे मास्क अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और उसके ऑल्टरनेट पे जो मास्क सस्ते हैं, अवेलेबल हैं, आपको जगह जगह ईजीली मिल रहे हैं, लोग उनका इस्तेमाल करें। वो कपड़े के हैं, वो आप स्वेटर वाला, ऊन वाला जो। देखें, ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने बड़े ज़रूरी हैं। जरूर। जो मैंने पहना हुआ N95 है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मिल रहा है मास्क, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो आम कपड़े का, पहले मास्क से शुरू करते हैं। आम कपड़े का मास्क अगर कोई बिल्कुल भी अफोर्ड ना कर सके, अपने घर में 2 या 3 कपड़े लगा के उसको बना लें आप, सही, इट्स बेटर देन नथिंग। ठीक है। लेकिन लोगों ने एक बिल्कुल ही शेयर मास्क पहने होते जो बिल्कुल ही नजर आ रहा होता सब कुछ, वो मास्क उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जितना मोटा कपड़ा होगा उतना फायदा है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तो प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल आपने मैं कहता हूँ ये भी पाकिस्तान में
अल्लाह की नेमत है कि आपको हर कोने पे आजकल साइकिल पे मिल जाएंगे लोग जो कि बेच रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। इसको बार बार धोएं, इसको बार बार पहने, दिस इज बेटर देन नथिंग। अब जो इससे बेहतर मास्क है वो आ जाता है आपका, जो कि जिसको सर्जिकल मास्क कहते हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, उनको भी एक छोटा सा मैसेज ही मैं दे सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये मौका पैसे बनाने का नहीं है। बिल्कुल। लोगों ने आम मास्क जो कि 200-400 रुपए का डब्बा आता था, वो 2-2 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं। शर्मनाक हद तक हम लोग गिर चुके हैं और इस पे कोई कुछ कर भी नहीं सका अभी तक। ये माफिया मुतहरिक है, फायदा उठाया जा रहा है। हम हर चीज का इल्जाम जब गवर्नमेंट पे लगाते हैं, कोई हमारी खुद जमीर, हमारा कुछ ईमान, कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये वही वाले डब्बे जो हम अपने मरीजों के लिए अब जो लाते हैं, बीइंग डॉक्टर्स हमें अपने पास रखने पड़ते थे पहले भी सर्जरी करते हुए, वही वाला डब्बा जो 200-400 रुपए का होता था, सब 2,500-3,000 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं। और इतनी, मेरा ख्याल है इतनी लालच जो है, ये इनको नहीं पता कि खुद भी अगर कभी बीमार हो जाएं तो पता नहीं ये दूसरे पल का नहीं पता है, और ये पैसे पता नहीं इनके नसीब में भी होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है जब मैं देखता हूँ लोगों को। इसके बाद जो कपड़े के मास्क के बाद ये सर्जिकल मास्क है, ये देखें इसका साइज जो है दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कि पैसे इसमें भी बनाने के चक्कर में है। बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप ये खरीदें तो इसमें प्लाईज होती हैं कि कितने ये इसकी लेयर्स हैं। सही। 3 प्लाई वजला ज्यादा बेहतर है बजाय 2 प्लाई का। और इसके ऊपर या नीचे ये देखें, इसके अंदर वो भी उन्होंने निकाल दिया माशाल्लाह, जो वायर थी वो भी निकाल दी। यानी एक वायर के भी पैसे बचाने के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही है, लालच है, जितना भी आपने इजाफा कर दिया और आप उसकी लालच का कोई इंतहा नहीं होता। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना गवर्नमेंट का काम है। हमारे ज़मीरों को क्या गवर्नमेंट जगाएगी क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब अगर तो वायर हो तो बेहतर है, और अगर 3 प्लाई वाला हो वो ज्यादा बेहतर है। सही। दीज आर कॉल्ड सर्जिकल मास्क। सही। इसमें अगर ये थोड़ा सा ये ज्यादा बेहतर वाला है और इसमें ये ऊपर वायर लगी हुई है, जब आप उसको ऊपर से पहनेंगे तो वायर को आप अपने एक हाथ से ना कीजिएगा, दोनों हाथ से करें, ताकि वो उसका कॉन्टूर बन जाएगा। सही। साइड से जितना हो सके साइड से लीकेज ना हो आपकी। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप सांस लें वो इसके थ्रू आए बजाय साइड से निकल आए। ठीक है। अगर साइड से आपका आ जाएगा तो फिर फिल्टर तो ना हुआ ना सांस। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो तीसरे वाला मास्क है जिसको N95 कहते हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही महंगे हो गए हैं, 3-3 हज़ार रुपए का लोग बेच रहे हैं। ऐसे ही है, लालच की ये भी इंतहा। ये देखें, ये भी N95 है जी, ये भी N95 है, सिर्फ दोनों में ये फर्क है। जो मैंने पहना हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये है कि ये वाला जो आपका स्ट्रैप है वो सर के पीछे तक जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में आपका जो ये है ये कानों के पीछे आएगा। सही। लेकिन कानों पे बड़ा बोझ पड़ता है जब आप इसको बहुत अरसे तक लगाते हैं, तो कान दर्द करने लग जाते हैं। ऐसे ही है। इसलिए बेहतर तो ये वाला हो, लेकिन अगर ना हो तो इसको आप कर सकते हैं। इसको आप पीछे से किसी तरह बांध सकते हैं, मतलब आप कोई अपना कोई इनोवेशन कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि इसमें आप देखें, इसमें भी लोग बिला वजह पैसे ज्यादा खर्च रहे हैं। बिल्कुल। कि जी इसमें ये वाल्व है, वो समझते हैं कि ये जो है ये वाल्व है जहाँ से हवा आएगी। अच्छा। एक्चुअली हवा यहाँ से नहीं आती। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको वाल्व के साथ लेने वाला। इसका सिर्फ फायदा ये, हम डॉक्टर को जिन्होंने काफी देर तक पहनने होते हैं, सही, जब हम सांस बाहर को खींचेंगे, बाहर फेंकेंगे तो वो इस वाल्व से निकल आएगा। सही। जब हम अंदर सांस लेंगे वो यहाँ से जाएगा, इस तमाम सरफेस से जाएगा। सही, सही। ये तमाम सरफेस आपका फिल्टर है। सही। ये सिर्फ जो है ये वाल्व है, इसको एक्सेल वाल्व कहते हैं। ठीक है। कि यानी जब बाहर आपकी तो यानी जब मैं सांस बाहर को धकेल लूं उसमें मेरा जोर ना लगे। सही। सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है। सही। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि जब बाहर आपकी हवा आएगी वो फिल्टर होके नहीं आ रही। अच्छा। तो ये जो पहनने वाले के लिए बेहतर है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी हवा तो पूरी की पूरी अनफिल्टर्ड ही बाहर चली गई। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है जनाब। तो ये वाले हो गए आपके N95 मास्क। ये वाला भी N95 मास्क है, ये भी N95 है। तो इसमें यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, लेकिन कोई जरूरत नहीं आपको वाल्व वाला लेने की, आप बगैर वाल्व वाला ले सकते हैं। सही। और वो बड़े सस्ते अवेलेबल और आम शहरियों को आप ये रिकमेंड करें कि आम सर्जिकल मास्क को हैं, ये सर्जिकल मास्क इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप ज्यादा किसी ऐसी एनवायरनमेंट में हैं, ये ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आसानी से N95 अवेलेबल है तो जरूर ले लें। सही। लेकिन साथ ही मैं N95 बेचने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने पैसे ये होर्डिंग करके कमा रहे हैं, कोई पता नहीं आपके नसीब में और आपके बच्चों के नसीब में भी ना हो। ये एहसास अगर हम सबको हो जाए ना तो मैं कहती हूँ दुनिया ही सवर जाए। डॉक्टर साहब, अब इसका इस्तेमाल कब तक आपने करना है? देखें, इनकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए? 2 चीजें मैंने देखी हैं। एक तो लोग कुछ गाड़ियों में बैठ के पहना होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही है। ये प्रॉब्लम ये है कि ये चूंकि बीमारी नई है, जिस तरह आप लोग सीख रहे हैं, डॉक्टर्स भी और रिसर्च भी अभी इस पे बहुत सारी चीजों पे होने लगी। कुछ रिसर्च पहले से मौजूद थी। सही। क्योंकि ये वाला मास्क का मैं क्यों इस्तेमाल कहता हूँ कि जरूर करें,
अभी तक हमारे पास जितनी रिसर्च है वो है चाइना, कोरिया, ताइवान और हांगकांग, जो ऐसे ममालिक जहाँ पे हर साल कोई ना कोई सांस की बीमारी, सार्स हो गया, आपने देखा होगा, जो आपकी मुख्तलिफ फ्लूज जो पहले आते रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हमने देखे हैं। हाँ जी, लेकिन वहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप उनकी रेशो देखें बीमार होने की, तो वो कहीं कम है। और उसकी वजह ये है कि वो उनको अब आदत पड़ गई मास्क पहनने की, लाइफस्टाइल उन्होंने अपना बना लिया। तो मास्क तो जरूर पहने, ठीक है, और पब्लिक में पहने, बाहर जाते हुए पहने, घर में पहनने की जरूरत नहीं है जहाँ पे, और दूसरी बात के गाड़ी में पहनने की जरूरत नहीं है, हर वक्त मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, घर में पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर पार्क में हैं और आपका बहुत डिस्टेंस है लोगों से, वहां पे पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस तरह ये क्लोज स्पेस है, आइडियली यहाँ पे मास्क पहन लें। दूसरा ये कि जब हम ये वेंटिलेशन सिस्टम करते हैं, इसमें अक्सर पाकिस्तान में, चूंकि हमारा पहले ऐसा मौसम नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम्स हर एक जगह पे मौजूद हों। आइडियली ये होना चाहिए कि इसको हर हवा को थोड़े अरसे के बाद एक्सचेंज होना चाहिए, सही, क्योंकि ये यहीं पे सर्कुलेट कर रही होती है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि एक दूसरे से बीमारियां, कोई भी, इनमें से ये भी एक बीमारी है, लेकिन और भी बीमारियां सांस की लग सकती हैं। अब जो लोग मास्क पहन रहे हैं, अगर आप देखें तो अक्सर उनमें और बीमारियां भी आजकल कम हो गई हैं। फॉर एग्जांपल एलर्जीज लोगों में कम हो गई मास्क पहनने की वजह से। तो मास्क का इस्तेमाल तो जरूरी है। जब आप मास्क पहनेंगे और आप बहुत अरसे तक पहनते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला पहनते हैं, तो आपने इंटरनेट पे काफी वायरल तस्वीरें देखी होंगी लोगों के यहाँ पे निशान पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि अननेसेसरी पहनने की जरूरत है, लेकिन जब बाहर जाते हुए जरूर पहने। मेरे ख्याल अगर यही हालात रहे तो गवर्नमेंट शायद इस पर पाबंदी भी लगानी चाहिए, और लगा देगी शायद कि जी जो नहीं मास्क पहनेगा उसको जुर्माना करें, जिस तरह अमेरिका में ये तो अब नागुज़ीर होता जा रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह मार्केटें खुलती चली जा रही हैं, आपके रेस्टोरेंट खुलते चले जा रहे हैं, ईज आउट किया जा रहा है हर तरह से, लॉकडाउन को भी, तो मेरे ख्याल से अब इस पे एक्चुअली फाइन रखना चाहिए, क्योंकि लोगों के रवैये हमें कहीं से जो है वो सपोर्ट करते नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, अब मास्क लगाने की वजह से, ज्यादा देर लगाने की वजह से, या फिर क्वालिटी जब हम मास्क की देखते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से स्किन के मसाइल जो हो रहे हैं, मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके बहुत सारे सवालात जो कि हम आपसे आप हमसे पूछना चाह रहे थे, हम वो डिस्कस करेंगे। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से जो मसाइल हो रहे हैं, सब स्टैंडर्ड चीजें जो मार्केट में अवेलेबल है, वो किस तरह से आपकी स्किन को असरअंदाज करें, किस तरह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, अब मास्क से जो स्किन के मसाइल हैं, ऑब्वियसली आपके पास भी बहुत सारे लोग ये मसाइल लेकर आ रहे होंगे। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस तरह आपने मास्क पहने, वो पहनने से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, फिर एलर्जी के बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, इसके एहतियात आप किस तरह से कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि जो कपड़े का मास्क है उसको तो आप बार बार धोएं और उसको पहने, उससे मेरा नहीं ख्याल कोई एलर्जी होने का चांस है। होता ये कि जब पसीना हमें आता है तो इस तरह का मास्क है जो मैंने जो पहना हुआ है, एक तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये इलास्टिक आपका जो बैंड है उससे आपको एलर्जी होने का, क्योंकि काफी दफा लेटेक्स भी हो सकता है, और दूसरा ये कि जहाँ जहाँ मास्क आपका लग रहा है वहाँ पे आपको एलर्जी होगी, और खासतौर पे अगर पसीना आता है तो पसीने से जो मास्क में कोई केमिकल है वो भी आपकी लग सकता है जिल्द पे। तो लोगों को आमतौर पे जिसको हम कहते हैं एलर्जीज हो रही हैं मास्क से, उसके लिए सबसे वही वाले मैंने जिस तरह बताया कि जो ही आप मास्क उतारें, हाँ, और ये मास्क उतारने का भी मैं भूल के आपको बताने का वो ये है कि जब आप मास्क उतारें तो प्लीज बाहर वाली स्किन को मत टच करें, ये बाहर वाले जिल्द को, अपना जो मास्क की सरफेस है उसको मत हाथ लगाएं, कि अगर ये बाहर वाली सरफेस पे आ रहा है ये मास्क का हिस्सा तो इसको मत हाथ लगाएं। ठीक है। और आम तौर पे जो वाइट सरफेस है उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी के कोई थूक का जर्रा, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप तो बीमार नहीं हैं लेकिन कोई और बीमार है और आप बचना चाह रहे हैं तो व्हाइट सरफेस बाहर आनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी किसी को ना लगे, तो फिर व्हाइट सरफेस अंदर आनी चाहिए। ठीक है। व्हाइट सरफेस का यूजुअली मतलब ये होता है कि ये एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस है, ये इन्हें एब्जॉर्ब करती है ये। सही। तो अगर आप ठीक हैं लेकिन आपको दूसरों से खतरा है तो व्हाइट सरफेस बाहर की तरफ होनी चाहिए। बट एनीवे, ये एक छोटी सी बात है, जहां जो सरफेस बाहर होगी आप वहां पे हाथ ना लगाएं। ठीक है। और अगर आपने इसको फेंकना, फर्ज करें बाहर की सरफेस है, तो इसको दोहरा करें या तीरा करें और इसको कहीं फेंक दें। फिर फेंक दें। अगर आपने इसको बाहर वाली सरफेस को हाथ लगाया तो जो जरासीम बाहर से छन के आए वो तो आपके हाथों को लगेगा। ऐसे ही है। और उसके बाद हाथ जरूर धोएं, जब भी आप मास्क उतारें हाथ जरूर धोएं।
मास्क पहनने के बाद भी हाथ जरूर धोएं। उसकी वजह है कि अगर आपका गाड़ी में मास्क पड़ा हुआ कहीं और वो आपका हाथ बाहर लग गया तो उसके बाद हाथ जरूर धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। नॉर्मल चीजें है ना कि हम गाड़ी में बैठे, हमने मास्क उतार दिया, दोबारा उस जगह का हमें नहीं पता, दोबारा उसको हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मसाइल जो है। डॉक्टर साहब, हाथ धोने की आपने बात की, अब हाथ धोने से लोग सैनिटाइजर भी इसके ऑल्टरनेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी लोगों के लिए स्किन का इशू लेकर आ रहा है, तो ये क्या सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर यूज करने की वजह से हो रहा है या फिर आप इसकी मिकदार ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि वो इस्लाम का जो असूल बड़ा प्यारा है कि सफाई अपने आप को रखना, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वाकई वो निस्फ़ ईमान के साथ साथ मेरे ख्याल में आधी बीमारियों का भी इलाज वही है। बिल्कुल सही कहा। जो जब आप बार बार हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर उसके करीब भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। बार बार देखें, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात ये है कि ये वायरस जो है ये आम साबुन से साफ हो जाता है, इसके लिए एंटीबैक्टीरियल सोप जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही सही, कोई जरूरत नहीं आप एंटीबैक्टीरियल, चूंकि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। आम साबुन से बार बार आप हाथ धोएं, लेकिन साबुन वो होना चाहिए जो आपके हाथ की जिल्द को खुश्क ना करे और एलर्जी ना करे। अगर आपने सैनिटाइजर यूज करना तो जिस तरह मैंने अब ये अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ, यार अपना थोड़ा सा आप डाल के सैनिटाइजर जो है अपनी गाड़ी में चाहे रख लें, लेकिन उसमें ये मसला ये है कि आजकल जो गर्मी इतनी ज्यादा है तो मुझे खतरा है कि कहीं एक्सप्लोजन ना हो जाए, कुछ और ना हो। क्योंकि इस सैनिटाइजर में अगर अब सैनिटाइजर अब दो तरह के, जिस तरह आपके पास पड़ा हुआ है, एक है जेल की सूरत में, एक है आप लिक्विड की सूरत में। अब जब भी आप कोई सैनिटाइजर यूज करेंगे उसमें मेक श्योर कि उसमें 70% 65 to 70% अल्कोहल हो और बाकी पानी उसके अंदर हो। अगर अल्कोहल उससे ज्यादा होगी तब भी वो काम नहीं करेगा, चूंकि उस अल्कोहल को जिस्म पे कुछ अरसे रहना चाहिए। अगर वो अल्कोहल बहुत ज्यादा उसमें होगी, लोग समझते हैं वो ज्यादा अच्छी चीज है, बिल्कुल एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये वो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। वो आपकी स्किन के लिए मसला कॉज कर नहीं, स्किन के लिए तो मसला थोड़ा सा कॉज करे, शायद ड्राई करेगी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये कि वो जरासीम को नहीं मारेगी। अच्छा, इसलिए कि अल्कोहल का जरासीम के साथ टच होने का खास मुद्दत है। ठीक है, अगर वो फर्ज करें चंद सेकंड या चंद मिनट नहीं टच होगी तो वो उड़ जाएगी एकदम से, तो वो जरासीम नहीं मरेगा। और अगर बहुत कम मिकदार होगी तब भी जरासीम नहीं मरेगा। इसीलिए आइडियल जो कॉम्पोजिशन है वो उसमें 70% अल्कोहल होनी चाहिए और 30% जो है वाटर होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली अगेन इस पे भी माफिया जो है वो बुरी तरह से फायदा उठा रहा है। जी, वो मेरे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम भी किया कि लोगों से जो इसको होल्ड कर रहे थे, जो जखीरा कर रहे थे अल्कोहल जो इसमें इस्तेमाल होती है, उनसे पकड़ के ला के तो अच्छी फैक्ट्रीज को दे देंगे, तुम इसका बनाओ। अब देखें, ये गवर्नमेंट के करने वाले काम है बेचारों के। अगर गवर्नमेंट को आप इस चक्कर में डाल देंगे तो काम क्या करेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे। तो आप इस वक्त भी मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप जो अल्कोहल इसलिए होल्ड कर रहे हैं, वही वाली हमारे पास जो आती थी, जो हम लोग हमें अपने सर्फेसेस को क्लिनिक की साफ करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है, जिसमें हम खुद आप मिला सकते हैं पानी, उसमें 30% 70%, वही बॉटल जो 2000 रुपए की, सब 4000 रुपए की बिक रही है। और मैं फिर उनसे भी यही कहूंगा कि कोई पता नहीं ये पैसे आपके नसीब में, आपके बच्चों के भी नसीब में हो के ना हो, तो प्लीज इस वक्त मुनाफा जरूर कमाएं, बिल्कुल, लेकिन मुनासिब किस्म का कमा लें। आप दुगना या तिगना कमाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करें, जैसे अब आप ऑफिस में मौजूद है, मैंने भी अपने पास रखा होता है, अब आप बार बार अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्किन के नुकसान पहुंचा सकता है आपको? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि अल्कोहल जब आप बार बार लगाएंगे तो वो यूजुअली जिल्द को खुश्क कर देती है थोड़ी सी। तो इसलिए जो काफ़ी जो सैनिटाइजिंग जो बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर डाल दिया होता है, विच इज़ फाइन। लेकिन असल बात फिर वही आ जाती है कि इसमें जो अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो 70% जरूर होनी चाहिए। सही। 65 to 70%। सही, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। अब उसके अंदर फर्ज करें आपने कोई लिया, आपने उसमें देखा कि मॉइस्चराइजर, ये अपना सैनिटाइजर तो ठीक है, इसमें इतनी ही क्वांटिटी थी ये, लेकिन ये मेरे हाथों को खुश कर रहा है, तो उसका एक तरीका ये है कि उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर अपने साथ रखें और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर उसके ऊपर लगा लें। ठीक है। और उससे आपका यानी काम दोनों चल जाएंगे। लेकिन अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें तो मेक श्योर, क्योंकि ये देखें, ये हमारे जो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है ना, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो हमें गलतफहमी में मुब्तला कर देती है, बिल्कुल, कि जी हमारे हाथ अब साफ हो गए, अगर सैनिटाइजर ठीक नहीं होगा तो वो नहीं साफ होंगे। और इसी तरह अगर मास्क ठीक नहीं होंगे और मैं समझ लूंगा कि जी मेरा मास्क प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे,
तो भी वो सच नहीं कर रहा होगा, उसका नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर आपको सैनिटाइजर बनाने के डिफरेंट चीजें बताई जा रही हैं कि आप घर में ऐसे सैनिटाइजर बना सकते हैं, इसका ये फायदा हो सकता है, वो फायदा हो सकता है। अगेन अगर ये चीज सही नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, आप घर में चीजें बना के सोशल मीडिया पे देख के, एक दूसरे को देख के, तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार, हम कहते हैं अपने आप को क्या मुसलमान है, तो हम तहकीक किए बगैर, शायद लोगों को पता नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह है आगे एक खबर को पहुंचा देना। और अगर आपने अपनी ही चीज की तहकीक नहीं की, फर्ज करें किसी ने अपना कोई टोटका बनाया और उससे कोई जरासीम नहीं मरा और उससे कोई बंदे ने हाथ कहीं लगाकर वो मर गया उस जरासीम से, तो उसका माशाल्लाह जो नुकसान होगा वो किसको होगा? सही बात। वो उसको तो होगा ही होगा, आपको भी बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह मियां देगा। तो वजह यह है कि आप, अगर आपको नहीं पता कि क्या मिकदार होनी चाहिए, क्या वाकई उससे जरासीम, या तो फिर तहकीक करेंगे क्या उससे जरासीम मरते हैं कि नहीं मरते, और लोगों को उसके बारे में डिटेल में बताएं, और उसके बताएं। इस वक्त टोटके बनाने का खुदारा मौका नहीं है। जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं उस तक महदूद रहें। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप छोड़ें सैनिटाइजर को, हाथ धोने में और एक साबुन खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? बिल्कुल। हाथ धोने के लिए मेरा ख्याल है हर जगह पानी मौजूद है माशाल्लाह। पाकिस्तान में, लाहौर में साबुन एक अपने पास रख लें, अगर साबुन नहीं, अगर वहां पे मैसर, तो बार बार उससे धोएं, बजाय इसके कि आपको टोटके वाले सैनिटाइजर यूज करें। क्योंकि घर में मैं नहीं समझता कि ये वाली अल्कोहल जो इसमें यूज होती है वो किसी भी घर में मौजूद होती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप उसकी जगह कोई सालन में डालने वाली चीजें या कोई लगाने वाली, खाने वाली चीजें उसमें डालकर बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिन है कि आपको ये गलत फहमी हो जाए कि मेरे हाथ से जरासीम मर गए और ना मरे, और वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो। बिल्कुल ऐसे ही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, अब साबुन से हाथ धोने में भी बहुत सारे लोगों को स्किन के मसाइल होते जा रहे हैं, अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अगेन मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए? मॉइस्चराइजर का पहली बात, अब हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिस तरह हमारे मेकअप जो लोग कर रहे हैं, बार बार उनको हाथ धोने पड़ते हैं, तो अब उनको स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा मसाइल होते जा रहे हैं, किस तरह से इसकी केयर की जा सकती है? देखिए, दो चीजें, अगर तो कुछ लोग में से ये पूछते हैं कि जी क्या हम ग्लव पहन सकते हैं? ग्लव के कुछ फायदे और कुछ नुकसान आते हैं। फायदा ये है कि आपको बार बार हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। नुकसान ये है कि अगर वही वाला मास्क आप सारा दिन पहने रखेंगे तो जरासीम उस पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और फिर एक बंदे से अगर फर्ज करो उन्होंने एक का मेकअप किया, फिर दूसरे का किया, तीसरे का, तो जितने भी लोगों का मेकअप करेंगे उसी ग्लव से। और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे, चेंज करना जो है वो बार बार चेंज करना नागुज़ीर है। प्लस ये कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है लेटेक्स से, जो पीले वाले ग्लव्स हैं, पीले वाले जो जरा ज्यादा खिंच जाते हैं, उनमें लेटेक्स होता है और लेटेक्स से एलर्जी होती है, ज्यादा चांस है। जो ये जो बेकरीज पे आपने ग्लव देखे होंगे सेलोफेन के, उससे एलर्जी होने का चांस है, लेकिन वो इतने ज्यादा फिट नहीं होते आपके पास। प्लस उसमें गर्मियों में पसीना आता है, ऐसे ही है। जब पसीना आएगा तो लेटेक्स के कुछ मॉलिक्यूल जो हैं या कुछ उसके जो जर्रे हैं, समझ ले, वो आपके जिस्म पे जाएंगे और उससे ज्यादा एलर्जी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाथ धोना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है। अब हाथ धोने से अगर आपको बार बार खुश्की हो रही है तो कोई भी ऐसा साबुन ले लें, आजकल बेतहाशा साबुन माशाल्लाह मौजूद है, कोई भी ऐसा साबुन ले लें जिससे कि आपके हाथ खुश्क ना हो। और अगर आप समझ रहे हैं कि बार बार हाथ धोने से हाथ में खुश्की हो रही है तो कोई मॉइस्चराइजर लगा लें। अगर कोई मॉइस्चराइजर नहीं है और आप कोई ऑयल लगा लें उसके ऊपर हल्का सा, इतना ना लगाएंगे वो चिपचिप करे, आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, ताकि हल्की सी एब्जॉर्प्शन है। और अगर आपको अच्छा मॉइस्चराइजर देख लें तो उससे ज्यादा बेहतर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह आपको ऑब्वियसली प्रोफेशन ऐसे, आपको पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, आपने मास्क पहन के रखना है जितना टाइम भी आप कोशिश कर सकते हैं। अभी जो इलास्टिक है, रबर बैंड का इस्तेमाल होता है, इससे निशान पड़ जाते हैं स्किन पे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए बेतहाशा क्रीमें मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि जो ही आपने, अब मेरे पास कुछ मरीज आते हैं जिनको ये, अब जो ही वो रखेंगे कोई प्लास्टिक की चीज अपनी इलास्टिक रखेंगे तो उनको वहीं पे एलर्जी हो जाएगी और एलर्जी के बाद निशान पड़ जाएगा। उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप अपने इलास्टिक बैंड के नीचे कोई टिश्यू का पेपर रख लें, ये छोटा कपड़े का कोई टुकड़ा रख लें, ठीक है, या कोई आप अगर कोई ऐसी कोई टोपी बना सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ना आसानी से बन सकती हैं, अमेरिका में तो बनी बनाई मिले और बहुत महंगी मिले, तो यहाँ पे आप कोई ऐसा कपड़ा रख सकते हैं दुपट्टे के ऊपर, आप ताकि दुपट्टा वहां रख लें, वहां पे डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ टच ना करे इलास्टिक बैंड। अगर वो इलास्टिक बैंड टच नहीं होगा, आपको एलर्जी नहीं होगी, तो ज्यादातर चांस है कि वहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए जी, मैसेज सिर्फ ये है, दो मैसेज हैं। एक तो आम पब्लिक को वो ये है कि इस वक्त खुदारा ये जो सोशल मीडिया पे इंतहाई बेवकूफ़ाना गुफ्तगू हो रही है कि जी किसी ने कोई ख़ास कॉन्स्पिरेसी कर दी और फलां कर दिया, उस पर बिल्कुल कान ना धरें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें, बिला वजह की शॉपिंग पे ना जाएं, घर में रहें
और इस पे ये मत सोचें कि सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी समझें। और सेकंड ये है कि जो लोग हर चीज़ को जो इससे रिलेटेड है वो महंगी बेच रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये हदायत तो अल्लाह में उनको देगा, लेकिन मेरी एक बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश उनसे ये है कि कोई पता नहीं जो पैसे आप इससे कमा रहे हैं उसमें अल्लाह ने कितनी बरकत हो कि ना हो, तो बेहतर है कि इस वक्त जरूर कमाए मुनाफा, लेकिन मुनासिब कमा के आगे दें उसको, दुगना या तिगना करने की कोशिश ना करें कि कोई पता नहीं आपकी किस्मत में और आपके बच्चों की किस्मत में भी ना हो शायद, तो इसलिए बहुत जरूरत है इस चीज की। सिर्फ ये दो मैसेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आई होप कि बहुत सारे लोग जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जरूर आई होगी कि जितना मर्जी आप मुनाफा कमा लें, ये वक्त आपको नहीं पता कि दूसरे टाइम में आपके साथ क्या हो जाना है। ये चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है, तो लिहाजा अपने साथ साथ कोशिश करें कि आप दूसरों का भी ख्याल रखें, उनके लिए भी आसानियां पैदा करें। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं उन ड्रामों की जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों की मसरूफियात क्योंकि बहुत ज़्यादा मुख्तसर होकर रह गई थी, तो लोग घरों तक ही महदूद होकर रह गए थे। एक ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा देखा गया, अर्तुगरुल, बहुत ज़्यादा हमने देखा कि लोग उसकी डिस्कशन भी करते नजर आए। इवन फैमिली गेट टुगेदर्स में, दोस्तों में, मेरे अपने दोस्त जो हैं हर तरफ यही डिस्कशन करते मुझे नजर आते थे। तो इस ड्रामे में ऐसा क्या है, क्यों ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ, इसके किरदार अच्छे थे, स्टोरी लाइन अच्छी थी, क्यों लोगों को ये इतना पसंद आया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, ड्रामा क्रिटिक राजा खिजर साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम। बहुत मैंने जैसे कि कहा कि ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, हर कोई अपनी फैमिली गेट टुगेदर में इसकी बात कर रहा है, दोस्तों के सर्कल में आप बैठे हैं, इसी की बात की जा रही है। क्या वजह है इसकी? वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इस ड्रामे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि ये हिस्टोरिकल इसका एक बैकग्राउंड है, और इस सबसे बड़ी बात ये कि इस्लामिक हिस्ट्री से इसका जो है वो ताल्लुक है। और मुझे सबसे बड़ी वजह भी इसकी यही लगी कि इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में लोगों को इससे दूसरा ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर ड्रामास जो हैं वो इतने ना तो बनाए गए हैं माजी में भी, और दूसरा आज के दौर में कि जब आप गेम ऑफ थ्रोन्स का हर तरफ जो है वो चर्चा हो, और उसके मुकाबले में एक इस्लामिक हिस्ट्री के बैकग्राउंड वाला ड्रामा हो, उसकी कामयाबी बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपको पता है कि ये टर्किश ड्रामा और इसके 5 सीज़न जो है वो अब तक आ चुका है। ये जो अब PTV पे चल रहा है, ये इसका पहला सीज़न है जो 2014 में TRT पे जो है वो ऑन एयर जो गया था, और इसने मकबूलियत के रिकॉर्ड पूरी दुनिया में कायम किए, और अब भी ये पाकिस्तान टेलीविज़न पे यकम रमज़ान मुबारक से जो है वो टेलीकास्ट हो रहा है, और इसकी मकबूलियत आप देख रही हैं। यूट्यूब पे इसकी मकबूलियत देखी कि किस हद तक ये ड्रामा मकबूल, लोगों ने इसका एक सीजन जो है यूट्यूब पे ना, इसका मतलब जो बड़े बड़े निजी चैनल्स जो जैसे सोनी और ये स्टार प्लस जैसे टीवी जो है वो यूट्यूब पे लोग उसको लाइक कर रहे थे, और PTV जो 10 लाख उसके जो है वो इसके पहले एपिसोड टेलीकास्ट होते ही जो है वो लोगों ने जो है वो चैनल को जो है वो लाइक किया, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि PTV दोबारा से जो है वो जो है एक रिवाइवल कर गया मकबूलियत के हवाले से। आपने सही कहा, वो दौर जब PTV के ड्रामे लोग टाइम निकाल के बैठते थे देखने, अब वो दोबारा से हमने देखा कि लोग ऐसे ही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि इसका पहला एपिसोड जो है वो 5 सालों में टर्की में 1 करोड़ बार देखा गया, लेकिन हमारे यहाँ 2 हफ्तों में 1 करोड़ 20 लाख मर्तबा जो है वो लोगों ने पहला एपिसोड देखा है इसका, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ड्रामा की। और मैं समझता हूँ कि खासतौर पर इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, हालांकि पाकिस्तान टेलीविजन पे पहले भी ड्रामे PTV ने अपने भी हिस्टोरिकल ड्रामे बनाए हैं, मतलब आखिरी चट्टान और पाले शाह और बख्तनामा, चाकर आजम, ये सारे पाकिस्तानी मतलब हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री से क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुक इसका है इस ड्रामे का, तो लोगों को बड़ा एक दिली लगाव है इस ड्रामे। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ड्रामों को लेकर ये आ गया था कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है साजिशें और फैमिली में जो सब कुछ चल रहा है, लोग यही देखना पसंद करते हैं, लेकिन अब तो ये इस ड्रामे के बाद हमारी अपनी ये जो थिंकिंग थी ये बिल्कुल बदल के रह गई है कि लोग ये चीजें देखना भी पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे अब याद होगा हमने इससे पहले भी मेरे पास तुम्हें भी हमने बात की कि वो भी जरा एक गैर रिवायती ड्रामा था, और वो ड्रामा भी मकबूलियत में जो है वो उसने एक रिकॉर्ड कायम किए। तो ऐसे ही है कि सिर्फ ड्रामा जो है वो सास बहू के झगड़े या हमारे माइंड के बन के रह गए थे ना कि इस तरह की कोई चीज
चीजें होंगी कि आपने मोहब्बत दिखा दी, आपने साजिश दिखा दी, सिर्फ यही चीजें आपकी जो है ड्रामा सिर्फ यही चीज नहीं, ड्रामा तो मतलब बड़ा वसी कैनवस है ना उसका। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी। लोग कैरेक्टर्स को इस हद तक पसंद कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि लोग अपने आप को वो रूप दे के तो अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है। अभी ईद के दिनों में एक बहुत बड़े चैनल का आपने उसकी एंकर को देखा होगा, बड़ी उसकी मीम्स बनी है, उसने तो उन्होंने तो जो है वो देखे ना, आपकी बात के करैक्टर हिट है तो एंकर भी जो है वो करैक्टर का रूप धार के तो ऑन एयर आ गई। तो वो करैक्टर जी बड़े हिट हैं। इस ड्रामे के सबसे मेन करैक्टर तो अर्तुगरुल गाजी का ही है जो मेन लीड कर रहे हैं, वो बड़ा हिट जा रहा है। इसके साथ साथ जो हलीमा का किरदार है वो बड़ा रोमांटिक किरदार, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अर्तुगरुल की वालदा का, हाइमा खातून का बड़ा सॉलिड करैक्टर है, ख़वातीन के लिए बड़ा एक एग्जाम्पल है वो करैक्टर कि वो कितनी मजबूत खातून है कि उसने मतलब एक आगे हम जो ड्रामा आगे जाएगा हम देखेंगे कि उनका करैक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा कि कैसे वो लीड करके एक पूरे कबीले को जो है वो चली हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे ये चीज़ें असर कर जाती हैं। अगर इस तरह से पॉजिटिविटी भी दिखाई जा रही है, खातून के कैरेक्टर को इतना मजबूत दिखाया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों के ज़हनों पे असर अंदाज हो जाती है। बिल्कुल सही कह। देखिए हमारे खानदानों में आप देखा होगा, हमने मतलब हमारी नानियाँ दादियाँ मतलब बुजुर्ग हमारे बाद खानदानों में ख़वातीन की बड़ी मरकजी हैसियत होती है, फैसला साजी में उनको जो है वो बड़ा इख्तियार होता है और वो उनकी एक बेहतर उनके पास एक सलाहियत होती है कि वो किसी भी बात के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर जो है वो डिसीजन ले सकें। और हाइमा खातून भी एक ऐसा ही करैक्टर है कि जो कि वो अपने शोहर के साथ, जो सलमान शाह कबीले के सरदार, उनके साथ शाना बशाना वो चल रही हैं और हर तरह के, इवन कि आप देखें उसमें कि वो बिजनेस वुमेन भी इनको दिखाया है कि जो जितना भी अपने कबीले का सारा जो तजारत के मामलात हैं वो उसको हैंडल कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर सूफीज़म बिल्कुल सबसे बड़ी बात उसमें एक करैक्टर जो है वो इब्ने अरबी का दिखाया गया है और वो बहुत मतलब तारीख अगर उनकी हम देखें तो बड़ा शानदार करैक्टर है और एक दोबारा से एक नौजवान नस्ल को जो है वो सूफीज़म की तरफ जो है वो अट्रैक्शन मिल रही है कि वो उनके रूहानी जो है वो रहनुमा हैं। इब्ने अरबी अर्तुगरुल उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी नौजवान नस्ल में ये जो है एक ड्रामा भी हिट हो रहा है, उसके करैक्टर हिट हो रहे हैं और जो इससे जो नौजवान नस्ल इंस्पायर हो रही है। एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि मैंने वाकई आपने नौजवानों की बात की, इवन मैंने बच्चों को भी देखा है इस ड्रामे में इंटरेस्ट लेते हुए, तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है जब आपको एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, एक अच्छी चीज है, उस पर ज्यादा लोग इंटरेस्ट आप बिलीव करें, मेरी बेटी है, हम दोनों बाप बेटी हैं, रमजान पूरा मतलब इतना उसको हमने फॉलो किया है ना, तो अब जब ईद के दिनों में नहीं लगा तो बड़ी ऐसे ना तशनीकी सी हो रही थी कि क्यों नहीं लग रहा, लेकिन आप देख भी सकते हैं उसको। इससे पहले भी ये एक निजी चैनल पे भी चला था लेकिन वहाँ पे ये हिट नहीं हो सका। कुछ उन्होंने उसमें कैरेक्टर्स के नेम मतलब ज़्यादा प्रोनाउंस के हवाले से टर्किश में नाम कुछ चेंज है, तो उन्होंने उनको पाकिस्तानी नाम मतलब जैसे फिलसिल जान का नाम उन्होंने शाहीना कर दिया, शहनाज और इस तरह के नाम उन्होंने चेंज कर दिए, तो वो तब इतना हिट नहीं हो पाया। लेकिन जितना अब हिट हुआ है ये ड्रामा और लोग इसको जो है वो पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी, इसके ऊपर तनकीद भी बड़ी की जा रही है कि जी क्यों जो है इस ड्रामे को जो है वो दिखाया जा रहा है। मुझे तनकीद करने वालों के हवाले से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि तनकीद करने की कोई सॉलिड रीज़न नज़र नहीं आया। मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं जी कि जी ये हमारा कल्चर नहीं है, जी पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। भाई बंदा पूछे कि इससे पहले जो हमने देखते हैं जो ड्रामा जो निजी चैनल्स हम देखते हैं, हमसाया मुल्क के जो है वो आपने देखा होगा 10-10 साल ड्रामास चले हैं और उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो लोगों ने जो है वो अडॉप्ट कर लिए। बिल्कुल, अपनी बहुत आपके घर में भी वो सब चीजें होना शुरू हो गई। बच्चे मैंने आप बिलीव करें कि मेरा कुछ शोबा बच्चों के साथ भी स्कूलिंग से भी ताल्लुक है, तो बच्चों की लैंग्वेज तब्दील मतलब हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ डबिंग के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, बहुत ज्यादा मैटर करती है, खासतौर पे जितने भी टर्किश ड्रामे हम दिखाते हैं। अब ये वो चीज है, अगर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वो आ जाए तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, और इस ड्रामे को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त इंसाफ किया गया इसके साथ। पाकिस्तान टेलीविजन ने जी देखें जी, पाकिस्तान टेलीविजन हमारा मदर चैनल है जी, और हर कोई उससे सीख के आता है और कोशिश करता है कि पाकिस्तान टेलीविजन से मैं सीखूं। जो भी बंदा इस नई फील्ड में आता है, आप भी इस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं, आप भी इस बात को मानेंगी कि पाकिस्तान टेलीविजन को जो है और डबिंग के हवाले से, लहजे के हवाले से, तलफ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो एक अदारा हमारा ऐसा है कि जिससे हम सीखते हैं। और इस ड्रामे के टेक्निकल हवाले से बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन ने वाकई पेशा वाराना सलाहियतें उसमें नज़र आई हैं डबिंग के हवाले से भी, और हर हवाले से जो है वो एक ये कामयाब तरीन सीरियल जो है हम इसको कह सकते हैं। अब वो लोग
लोग जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि वो ये ड्रामा देखें या ना देखें, और बहुत सारे लोग जो अभी स्टार्टिंग में हैं उन्होंने बहुत जल्दी अब एक एक पूरा सीजन मुकम्मल कर लिया है। तो वो जो लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही मैसेज दूंगा कि अपनी पहली फुर्सत में ड्रामा देखें। मैं कहता हूँ ये ड्रामा एक नशा है कि आप पहला एपिसोड देखेंगे तो अंदर जो है ना वो एक बेकरारी बढ़ जाती है कि मैं अगला एपिसोड देखूं, उससे देखे उससे अगला एपिसोड देखूं। वही बात आ वाली कि बंदा एक नशिस्त पे बैठे बैठे जो है ना वो सीजन का सीजन से है वो खत्म कर रहा है। सही मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने देखने वालों को? ये जो ड्रामे हैं इनको हम किस तरह से लें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैसेज होता है ना एक कि आप ड्रामे से कुछ ना कुछ अखज़ कर रहे हैं, तभी आपको उसका फायदा। इस ड्रामे से यही अखज़ होता है कि इंसान का, हमारा बीइंग मुसलमान जो है वो ईमान पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं ना तो वो ज़ात जो है खुद ब खुद असबाब पैदा करना शुरू कर देती है। तो इस हवाले से हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि हमें कुछ करने, अटल फैसला साजी और हिम्मत जो है वो ये ड्रामे का पैगाम है। और मेरे ख्याल से इस वक्त में हमें इसी जज्बे की ज़रूरत है कि हम अपना एतमाद और यकीन कि अल्लाह ताला जिस वबा से हम इस वक्त गुजर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व मान में रखे, और सबसे बड़ी बात की एहतियात जो है वो हम जरूर। और एहतियात की आपने बात की तो मुझे ये इस ड्रामे का पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा ये लगा कि इसने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। लोगों को एक अच्छी एक्टिविटी मिल गई कि वो अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं और फैमिली को भी इसके साथ टाइम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे बात होगी तो हम नेक्स्ट ड्रामे के हवाले से डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी A9 और कीमत इसकी है 79,999 रुपीज। इसके बाद जी हमारे पास है हुआवे ऑनर 9 और इसकी कीमत 47,999 रुपए है। नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो A9 और कीमत इसकी है 39,999 रुपए। ऑनर 8X और इसकी कीमत है 34,999 रुपए। जी तो नाज़रीन मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं। शहर में जो मार्केटें खुली हैं, लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है, उसके बाद सूरत हाल क्या है? बहुत सारे लोग परेशान नजर आ रहे हैं कि कौन सी मार्केट खुली होगी, कौन सी मार्केट नहीं खुली होगी। कल हमने देखा कि डिफरेंट मार्केट्स बंद भी थी, तो अब सूरत हाल शहर की क्या है ये हम जान लेते हैं। फहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। फहद बताइए क्या सूरत हाल है आज मार्केट्स की? बिल्कुल, शहर भर में अब भी लॉकडाउन बरकरार है मगर सड़कों पर अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है और वहीं मार्केट्स खोलने की भी इजाज़त दी गई है जुम्मे और हफ्ते को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। हाल रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम मार्केट ये हाल रोड जो है उसे खोला गया है। ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा ख़रीदार जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका भी काफ़ी रश है मगर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एहतियाती तदाबीर जो है वो ना तो ताजिरों की जानिब से अपनाई जा रही हैं और ना ही यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी जानिब से समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है वो लॉकडाउन किया गया था। मार्केट्स खोलने की इजाज़त तो दी गई है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, ताकि उसके साथ साथ जो है वो शहरियों को हिदायत की जा सकें कि एक दूसरे से फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। यहाँ पर माल रोड पर जो है वो यहाँ के जो सदर हैं माल रोड के, उनकी जानिब से बैनर भी अवेज़ा किए गए हैं कि अपने चेहरे पर मास्क लाजमी पहने, समाजी फासला रखें एक दूसरे से, मगर वो फासला हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जो है वो खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है, कोई समाजी फासला नहीं, कोई चेहरे पर मास्क नहीं, SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। उसके अलावा अगर देखा जाए सड़कों की सूरत हाल तो शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन बरकरार है मगर डबल सवारी पर पाबंदी भी आयद है मगर इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जो इनके खिलाफ किया जाना था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, वो कार्रवाई कहीं होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहद। मार्केट की सूरत हाल आप बता रहे थे। बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मार्केट्स में ज़रूर जाएं लेकिन जो SOPs हैं एटलीस्ट आप उनका ख्याल रखें। दूसरे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, तनकीद मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं ये देखें। ऑब्वियसली अब घरों में उस तरह से नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि कब तक कोरोना वायरस का ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल तो यही है कि अगर आप ज़रूरी काम के लिए बाहर जाएँ तो
अपनी एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एहतियात के साथ साथ आपकी फैमिली की एहतियात भी होगी, वो भी महफूज रह सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है आज के भाव। मीट रेट्स क्या हैं? जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 633 रुपए में, और बीफ मिन्स यहाँ से आपको पर केजी मिलेगा 899 यानी 899 रुपए में। और इसके बाद मटन पर केजी आपको मिलेगा 1268 रुपए में। मटन मिन्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं 1649 रुपए में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 179 रुपीज में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 260 रुपए में। एग रेट्स में अब आपको बताऊंगी। रिटेल प्राइस है 101 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद होलसेल पे अगर आप जाएंगे 99 रुपए दर्जन में होलसेल में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जाएंगे गोरमे से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पे 100 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है बचत बाजार। जी, तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। गुल अहमद पे अगर आप जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर आप खरीदारी करके सेल से फायदा उठा सकते हैं। मिनी माइनर, यहाँ पे बच्चों के बहुत जबरदस्त ड्रेसेस होते हैं। फ्लैट 10% यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और सेल से फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जाएंगे कारफोर पे प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले ईवा कुकिंग ऑयल है और इसकी रिटेल प्राइस है 1320 रुपए। प्रमोशन पर ये अवेलेबल होगा 1193 रुपए में, यानी इस पर आप 127 रुपए बचा सकेंगे। नेक्स्ट है जी नेस्ले एवरीडे और रिटेल प्राइस इसकी है 890 रुपीज़ और प्रमोशन प्राइस होगी इसकी 793 रुपीज़, यानी 97 रुपीज़ इस पर भी आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इसके बाद आपने अपना बजट तो डिसाइड कर लिया होगा किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन होती हैं जहाँ कहीं पे आपको प्रमोशन पे चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं वहाँ पर आप जाएं और ग्रॉसरी वगैरह जो है अपनी करें। लेकिन वीकेंड है, ज़रूर आप जाइए, अपनी ग्रॉसरी कीजिए, शॉपिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कीजिए, एहतियाती तदाबीर को मत भूलिए। मौसम भी अच्छा है तो मौसम को भी इंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।